अध्याय 1801 दूसरा विशेष विश्वफल। एक बार जब आप सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको बाहरी दुनिया में जाने में मदद करूंगा। अजाक्स ने उन्हें उनके भविष्य के मार्ग के बारे में आश्वासन दिया, हालांकि उससे पहले उन्हें सम्राट क्षेत्र साधक बनना था। यदि यह पहले होता तो बैंगनी पत्थर की दुनिया में साधकों को सम्राट क्षेत्र साधक बनने में कठिनाई होती। हालांकि अब बैंगनी पत्थर की दुनिया में एक मानक विश्व वृक्ष होगा जो इसे लगभग निम्न स्तरीय महान विश्व के बराबर बना देगा। इसके अलावा सियोरा की मदद से अजाक्स विश्वकोर का अच्छा प्रवाह प्राप्त करने में सक्षम था और गोल्डन डायमंड क्षेत्र से प्राप्त विश्वकोर के साथ अजाक्स बैंगनी पत्थर शब्द सहित अपनी सभी दुनियाओं को महान दुनियाओं में अपग्रेड करने की योजना बना रहा था। एक बार ऐसा होने पर इन दुनियाओं में नवजात मूल निवासियों के पास एक संशोधित काया होगी और प्रकृति के शुद्ध सार के साथ उनकी साधना इतनी तेज होगी कि वे 100 या 50 साल की उम्र से पहले ही राजा क्षेत्र के साधक बन सकते हैं, जो कि इनमें से प्रत्येक दुनिया में मानक विश्व वृक्ष के कारण संभव हो सकता है। जहां तक ईश्वरीय नियमों और दिव्य लोकों का प्रश्न है, उन्हें समझाने का अभी भी सही समय नहीं है। अजाक्स ने दिव्य नियमों और स्वर्गीय क्षेत्र के उत्थान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, क्योंकि इससे साधकों के मन में केवल विचलित करने वाले विचार ही आएंगे। तो फिर हम भविष्य में आप पर निर्भर रहेंगे। अजाक्स के दोस्तों ने भविष्य में अजाक्स की मदद लेने में संकोच नहीं किया, क्योंकि अतीत में सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों से गुजर चुके थे और इन सभी परेशानियों से बचने का एकमात्र तरीका मजबूत बनना था। चूंकि अजाक्स पहले से ही इतना शक्तिशाली हो चुका था और उनकी मदद करने को तैयार था, इसलिए केवल मूर्ख ही ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा। अपने दोस्तों के साथ कुछ देर बात करने के बाद अजाक्स और सियोरा सीधे पर्पल स्टोन वर्ल्ड से निकल गए और अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलने से पहले ही नॉर्मल एल्वेन वर्ल्ड में लौट आए। डिंग, मेजबान का दूसरा लघु विश्व वृक्ष सफलतापूर्वक एक मानक विश्व वृक्ष के रूप में विकसित हो गया है। बेशक यह एकमात्र सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं था जो एजैक्स को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 2 और नोटिफिकेशन भी थे। डिंग, मेजबान के मानक विश्व वृक्ष ने अपनी दूसरी क्षमता जादुई विश्व कनेक्शन जागृत कर दी है। डिंग, मानक विश्व वृक्ष ने अपने पालनहार के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक विशेष विश्वफल उत्पन्न किया है। विशेष विश्वफल अंततः यहाँ है। अजाक्स विशेष विश्वफल को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि पिछली बार जब उसने इसे खाया था तो उसने दिव्य पादप नियम को जागृत कर दिया था, जिसे मनुष्य के लिए जागृत करना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि वन कल्पित बौने के लिए भी केवल कुछ ही चुने हुए लोग उस दिव्य नियम को जगा सकते थे। इसलिए जाहिर है अजाक्स दूसरे विशेष विश्व फल को खाने के लिए उत्साहित था। 1 मिनट रुको, मुझे ये फल सियोरा को दे देना चाहिए। नहीं, मैं उसे उसकी माँ द्वारा उत्पादित विशेष विश्व वृक्ष दूंगा। इससे उसे कुछ खास मिल सकता है। एक पल के लिए अजाक्स ने सियोरा को विशेष विश्व फल देने के बारे में सोचा, क्योंकि उसे उसकी बदौलत बहुत सारी अच्छी चीजें मिली थीं और उसे विशेष विश्व फल देना कोई बुरा विचार नहीं था। इसके अलावा भले ही वह उसे वह विशेष विश्वफल दे दे, फिर भी वह 2 विशेष विश्वफल प्राप्त कर सकता है जब उसके तीसरे और चौथे लघु विश्व वृक्ष अपना विकास पूरा कर लेंगे। हालांकि जब उसने सोचा कि सियोरा किस प्रकार उसके तीसरे छोटे विश्व वृक्ष से जुड़ी हुई है, तो अजाक्स ने उसे अगला विशेष विश्वफल देने का निर्णय लिया, जो कुछ घंटों के बाद दिखाई देगा। कच, सियोरा को अपने विचार समझाने के बाद अजाक्स विशेष विश्वफल को कुछ ही बार में खा लेता है। डिंग, मेजबान ने एक विशेष विश्वफल का सेवन किया है और एक दिव्य पौधा नियम जागृत किया है। डिंग, चूंकि मेजबान के पास पहले से ही एक दिव्य पौधा नियम है, इसलिए दूसरा दिव्य पौधा नियम पहले वाले के साथ विलय हो जाएगा और जागृति प्रतिशत में वृद्धि होगी। डिंग, मेजबान के दिव्य पादप नियम का जागरण प्रतिशत 1 से 20% तक बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही अजाक्स ने विशेष विश्वफल खाया, उसका पूरा शरीर एक चमकीले हरे रंग की रोशनी से ढक गया और उसके चारों ओर जमीन पर घास तीव्र गति से बढ़ने लगी। उसी समय अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई, जिसने एक पल के लिए अजाक्स को परेशान कर दिया। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह कोई बुरी बात नहीं थी। अगर मैंने ग्रेटर वर्ल्ड कोर का इस्तेमाल किया होता तो मुझे जागृति प्रतिशत को 20% तक बढ़ाने के लिए कम से कम 5 की आवश्यकता होती। तो ये ठीक है। वर्तमान में ग्रेटर वर्ल्ड कोर अजाक्स के लिए सस्ते हो गए हैं और यही कारण है कि वह दिव्य प्लांट रूल के जागरण प्रतिशत में भारी वृद्धि से उत्साहित नहीं था। यदि यह 20% तक पहुंच गया है तो मैं दिव्य पौध नियम का पुनः उपयोग कर सकता हूं, है ना? अजाक्स इसे लेकर उत्साहित था, हालांकि वह इसका उपयोग करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि उसे इस समय किस विश्व वृक्ष का पोषण करना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास अभी भी 2 छोटे विश्व वृक्ष बीज हैं, हालांकि मुझे उन्हें पोषित करने के लिए एक दुनिया की आवश्यकता है। अजाक्स के आधिकारिक तौर पर अपने नाम के अंतर्गत वे दुनियाएं हैं: पर्पल स्टोन वर्ल्ड, 5 एलिमेंटल वर्ल्ड, नॉर्मल एल्वेन वर्ल्ड और नॉर्मल ड्वार्फन वर्ल्ड। अपने खिताब की मदद से अजाक्स बिना किसी समस्या के तुरंत इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकता था। मैं सामान्य बौने विश्व में लघु विश्व वृक्ष के बीज रोप सकता हूँ।
यद्यपि समझौते के अनुसार यह जेड ड्रैगन सम्राट के शासन के अधीन था, फिर भी अंकल ड्रैगन ने किसी को तैनात नहीं किया था और अभी भी अजाक्स ही दुनिया की देखभाल कर रहा था। बेशक ये बौने शहर प्रमुख ही थे जिन्हें अजाक्स ने वापस नियुक्त किया था, जो अपने शहरों की देखभाल कर रहे थे। इसलिए अजाक्स ने उस दुनिया में एक छोटे विश्व वृक्ष को विकसित करने का निर्णय लिया, क्योंकि इससे उन क्षमताओं को जागृत किया जा सकता था जो दुनिया में बौनों की मदद कर सकती थीं। जहां तक अंतिम लघु विश्व वृक्ष बीज का प्रश्न है, मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ प्रयोग करना चाहिए तथा इसे महान स्वर्ण दानव विश्व में रोपना चाहिए। चूंकि विंगो उसका अधीनस्थ था, इसलिए अजाक्स ने उस दुनिया में अपने छोटे विश्व वृक्षों में से एक को लगाने का निर्णय लिया। हालांकि मैं अभी इन दो छोटे विश्व वृक्षों के बीजों को सामान्य बौने विश्व और बड़े स्वर्ण दानव विश्व में नहीं लगाने जा रहा हूं। मैं अपनी 2 यात्राएं पूरी करने के बाद ऐसा करूंगा। आधे दिन में अजाक्स को तैरते द्वीप में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी थी और वहां से लौटने के बाद अजाक्स स्वर्गीय भोर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। अजाक्स का मानना था कि जब तक वह इन 2 यात्राओं को पूरा कर लेगा, तब तक वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे शीर्ष 5 संप्रदायों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। कम से कम संप्रदायों के व्यक्तिगत हमलों के बारे में तो नहीं। जहां तक संयुक्त हमलों की बात है, शीर्ष 5 संप्रदाय कम समय में गठबंधन बनाने में सक्षम नहीं होंगे और उनके द्वारा अजाक्स को पूरा विश्वास था कि वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उन योजनाओं के बारे में मेरा पूरा भरोसा यह है कि मुझे दिव्य ग्रेड फल नहीं मिलेगा। हालांकि अगर मुझे दिव्य ग्रेड फल मिलता है और मैं अपनी आत्मा साधना को दिव्य आत्मा साधना में बदल देता हूं। हे जानिए महिलाओं ने कैसे लगाए दाग धब्बे, खरीदे और उन्हें दागा। भारतीय इतिहास की उच्च श्रेणी की 7 रोमानीय रियासतें। अजाक्स को हंसी आ गई जब उसने दिव्य श्रेणी का फल पाने के बारे में सोचा। मैं वास्तव में दिव्य श्रेणी का फल पाने की आशा करता हूं, तथापि यदि मुझे यह नहीं भी मिला तो भी अपनी शक्ति से मैं किसी की भी देखभाल करने में सक्षम हो जाऊंगा। अजाक्स भले ही अहंकारी लग रहा हो, फिर भी उसे अपने कौशल और अब तक जागृत हो चुके दिव्य नियमों पर पूरा भरोसा था। खैर, चलो मेरे दिव्य पौधे नियम में हुए बदलावों की जांच करते हैं और उससे पहले मुझे पेड़ की नई क्षमता की जांच करनी चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने लघु विश्व वृक्ष की पूरी जानकारी की जांच की। डिंग। वृक्ष का नाम मानक विश्व वृक्ष एल्वेन। वृक्ष की आयु 10,000 वर्ष। फल मानक विश्व वृक्ष 1000 वर्ष। शाश्वत विश्व वृक्ष 5000 वर्ष। क्षमताएं ट्री बॉन्डिंग, जादुई दुनिया कनेक्शन। कुछ ही समय में सिस्टम ने उन्हें पेड़ के बारे में बुनियादी जानकारी दिखा दी। आइए इसकी पहली क्षमता में हुए परिवर्तनों की जांच करें। जहां तक अजाक्स को याद है, लघु विश्व वृक्ष की सभी प्रथम योग्यताएं उनकी आयु बढ़ने के साथ संशोधित हो जाएंगी और चूंकि लघु विश्व वृक्ष का सफलतापूर्वक विकास हो चुका है, इसलिए लघु विश्व वृक्ष की प्रथम योग्यता में परिवर्तन बहुत अधिक चौंकाने वाली बात नहीं थी। इसलिए अजाक्स ने उस पर दी गई जानकारी की जांच की। डिंग। क्षमता का नाम वृक्ष बंधन। उपयोग विश्व के सभी मूल निवासियों के जीवन काल में 100 वर्ष अतिरिक्त जुड़ जाते हैं। नोट, वृक्ष की आयु और विकास के साथ वृक्ष के समान दुनिया में रहने वाले उसके मूल निवासियों के जीवन काल में और अधिक वर्ष जुड़ जाएंगे। मास्टर अजाक्स, छोटे विश्व वृक्ष के स्वामी के रूप में पालनकर्ता को 1000 वर्ष का अतिरिक्त जीवन काल मिलेगा और वृक्ष का पोषण करने से यह और भी बढ़ जाएगा। विकास के बाद इस क्षमता का समग्र प्रभाव 100 गुना बढ़ गया। बहुत बढ़िया। अजाक्स लघु विश्व वृक्ष की प्रथम क्षमताओं में हुए परिवर्तनों से अत्यंत संतुष्ट था। जीवन काल में 100 वर्ष की वृद्धि सम्राट क्षेत्र साधक के जीवन काल की तुलना में बहुत कम हो सकती है, जो 10,000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। हालांकि यह अभी भी अधिकांश साधकों के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण था, जो अभी तक सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए थे। राजा क्षेत्र के साधक जो केवल 1000 वर्षों तक जीवित रह सकते थे, वे इन 100 वर्षों का उपयोग सम्राट क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए कर सकते थे। निस्संदेह वे जीवन विस्तार करने वाले साधना संसाधनों का उपभोग करके अपने जीवन काल को और भी अधिक बढ़ा सकते थे। जहां तक अजाक्स की बात है, वह अपनी दिव्य शरीर साधना के साथ 20,000 साल तक जीवित रह सकता था और अब उसके जीवन काल में 1000 साल और जुड़ गए थे। इसलिए बेशक वह इस बात से खुश था क्योंकि उसने लेसर वर्ल्ड ट्री की दूसरी क्षमता की जांच की थी। बोनस अध्याय उन्नत पोषणकर्ता। डिंग। क्षमता का नाम जादुई दुनिया कनेक्शन। उपयोग वृक्ष अपनी शाखाओं को उस दुनिया के आसपास की दुनियाओं तक फैला सकता है जिसमें वह स्थित है, तथा उन दुनियाओं के साथ जादुई संबंध बना सकता है। कनेक्टेड वर्ल्ड्स 0/3। कनेक्शन के लाभ मानक विश्व वृक्ष की स्वीकृति मिलने के बाद दुनिया के मूल निवासी दुनिया के बीच यात्रा कर सकते हैं। ध्यान दें, जुड़े हुए विश्वों की यात्रा करने वाले साधकों की संख्या तथा उन विश्वों में रहने के समय की सीमाएं हैं। जल्द ही मानक विश्व वृक्ष की दूसरी क्षमता की जानकारी अजाक्स के सामने आ गई, जिससे वह थोड़ा सा उदास हो गया। मैंने सोचा था कि यह साधकों को अधिक शक्तिशाली बनाने की क्षमता जागृत करेगा, हालांकि ये केवल उन्हें अन्य दुनिया में प्रवेश करने देता है।
अजाक्स लघु विश्व वृक्ष की दूसरी क्षमता से थोड़ा निराश था, तथापि उसने महसूस किया कि क्षमताओं के लिए उसकी आवश्यकताएं अधिक से अधिक बढ़ती जा रही थीं। विश्व वृक्ष उन क्षमताओं को जागृत नहीं कर सकते जो विश्व में साधकों को हर समय शक्तिशाली बनाती हैं। फिलहाल इस क्षमता का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दुनिया में पर्याप्त जनसंख्या नहीं है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स अभी इस क्षमता का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि दुनिया के वनकल्पित बौनों को दुनिया से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। खेती करने वाले लोग अपनी दुनिया छोड़कर बाहरी दुनिया में क्यों जाते हैं? इसका एक मुख्य कारण खेती के संसाधनों की तलाश है। दुनिया में मौजूद वनकल्पित बौनों के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दुनिया में सिर्फ 1000 कल्पित बौने थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो चलें, सियोरा। अजाक्स ने सामान्य एल्विन दुनिया में कोई समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि उसने 5 मौलिक दुनिया में टेलीपोर्ट होने से पहले सियोरा को आंतरिक दुनिया में भेज दिया। अल्पविराम। प्राचीन सदाबहार जंगल में 5 तत्व दुनिया। सास्ची के विकास कार्य को पूरा होने में अभी 1 घंटा बाकी है। तब तक मैं अपने दिव्य वनस्पति नियम की जानकारी देख लूंगा। लघु विश्व वृक्ष के विकास के पूरा होने के अनुमानित समय की जांच करने के बाद अजाक्स ने अपने दिव्य पादप नियम पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग। दैर्वी नियम, पौधारोपण 20%। प्रकार, विशेष एवं समर्थन। प्रभाव, 1 दैर्वी नियम के सक्रिय होने पर साधक दैर्वी वृक्षों सहित किसी भी पौधे या वृक्ष की वृद्धि को तीव्र कर सकता है। कौशल, उन्नत पोषण। दैवीय नियम का सामान्य प्रभाव 2 मिनट के कूलडाउन के साथ 1 मिनट के लिए 10 गुना बढ़ जाएगा। अवधि, 10 मिनट। कूलडाउन, 1 सप्ताह। नोट, 10,000 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए 10,000 वर्ष से कम पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए 100 गुना अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं था कि सामान्य प्रभाव में कितना बदलाव आया है, लेकिन दिव्य पादप नियम के तहत नया कौशल मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। अपने दिव्य वनस्पति नियम की जानकारी को देखते हुए अजाक्स ने संतोष में अपना सिर हिलाया। जहां तक दिव्य पौध नियम के अंतर्गत नोट की बात है तो अजाक्स को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह इसे पहले ही सीख चुका था जब उसने अपने आंतरिक विश्व में मानक विश्व वृक्ष को पोषित करने के लिए दिव्य पौध नियम का उपयोग करने का प्रयास किया था। पहले प्रत्येक मिनट के लिए अजाक्स कम विश्व वृक्ष को प्रति मिनट 100 साल तक पोषित करने में सक्षम था और अब प्रतिभा की अवधि 10 मिनट है। इसके अलावा दैवीय नियम के तहत विशेष कौशल के साथ अजाक्स 1 मिनट में एक पेड़ को 1000 साल तक पोषित कर सकता था। निस्संदेह ये 10,000 वर्ष से कम आयु वाले वृक्षों के लिए वैध है, तथापि यह अभी भी बहुत उपयोगी है क्योंकि मैं लघु विश्व वृक्ष की आयु प्रति सप्ताह 4600 वर्ष बढ़ा सकता हूं तथा मानक विश्व वृक्ष के लिए ये 46 वर्ष होगी। फिलहाल अजाक्स अपने दिव्य पादप नियम से संतुष्ट था और उसे भविष्य में इसके जागरण प्रतिशत में वृद्धि की उच्च उम्मीदें थीं। चूंकि मैं निकट भविष्य में 2 लघु विश्व वृक्षों के बीज बोने की योजना नहीं बना रहा हूं, इसलिए मैं अपने आंतरिक विश्व में मानक विश्व वृक्ष का पोषण करूंगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने एक विचार के साथ आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया और बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपने दिव्य संयंत्र नियम को सक्रिय कर दिया। उसकी सांस के विकास को पूरा करने में अभी कुछ समय बाकी था और आज के बाद अजाक्स फ्लोटिंग आइलैंड में व्यस्त हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत ही दिव्य पौध नियम का उपयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि जब वह तैरते द्वीप से वापस आएगा तो वह इसका पुनः उपयोग कर सकेगा। डिंग। मेजबान ने दिव्य पादप नियम को सक्रिय कर दिया है और कौशल उन्नत पोषणकर्ता को सक्रिय कर दिया है। डिंग। मानक विश्व वृक्ष की आयु 1 मिनट में 10 वर्ष बढ़ गई। डिंग। मानक विश्व वृक्ष की आयु 1 मिनट में 1 वर्ष बढ़ गई। डॉट। डिंग। मानक विश्व वृक्ष की आयु 1 मिनट में 10 वर्ष बढ़ गई। डिंग। मानक विश्व वृक्ष की आयु 1 मिनट में 1 वर्ष बढ़ गई। डॉट डॉट डॉट। हर 2 मिनट के बाद अजाक्स मानक विश्व वृक्ष की आयु 10 वर्ष बढ़ाने के लिए कौशल उन्नत पोषक को सक्रिय कर सकता था और शेष समय के लिए आयु 1 वर्ष बढ़ जाती थी। कुल मिलाकर जब 10 मिनट के बाद अजाक्स के दिव्य पादप नियम को निष्क्रिय किया गया, तब तक मानक विश्व वृक्ष की आयु 46 वर्ष बढ़ गई और लगभग 11,000 वर्ष तक पहुंच गई। प्लांट एसेंस की 1600 बूंदों के साथ मैं इसे 11,000 वर्षों तक सफलतापूर्वक पोषित कर सकता हूं और एक मानक विश्व फल प्राप्त कर सकता हूं। जब उसने देखा कि वह अपने आंतरिक जगत में मानक विश्व वृक्ष को 11,000 वर्षों तक पोषित कर सकता है, तो वह ये जानने के लिए थोड़ा उत्सुक हो गया कि मानक विश्व फल से उसे किस प्रकार का खजाना मिलेगा। मानक विश्व फल से प्राप्त वस्तुएं लघु विश्व फल से कहीं बेहतर होंगी और यदि मैं सियोरा को इसे कुचलने दूं तो मुझे और भी अच्छे खजाने मिलेंगे, है न? इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने अपने पास मौजूद सभी पौधों का सार मानक विश्व वृक्ष में डाल दिया। डिंग। मेजबान का मानक विश्व वृक्ष 11,000 वर्ष पुराना हो चुका है और उसने मानक विश्व फल उत्पन्न किया है। लघु विश्व वृक्ष के मानक विश्व वृक्ष बन जाने के बाद 1000 वर्षों के पोषण के बाद भी वृक्ष में कोई विशेष अंतर नहीं आया, क्योंकि इसकी एक शाखा पर केवल एक गहरे हरे रंग का फल ही दिखाई दिया।
स्वर्गीय क्षेत्र का संसाधन। अपने हाथों में एक मानक विश्व फल लेकर अजाक्स ने अपनी आंतरिक दुनिया को छोड़ दिया और फल को कुचलने के लिए सियोरा को दे दिया। डिंग, सियोरा ने मानक विश्व फल को कुचल दिया है और एक जेड पूल क्रिस्टल छोटा प्राप्त किया है। स्वूश, सिस्टम अधिसूचना के बाद सियोरा के हाथों में एक छोटा क्रिस्टल दिखाई दिया। जेड पूल क्रिस्टल। उन्हें मत बताना कि यह ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में जेड पूल से संबंधित है। जब उसने सियोरा को मानक विश्व फल से प्राप्त खजाने का नाम पढ़ा तो अजाक्स उस जेड पूल के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जो साधक के नियमों, आत्माओं और यहाँ तक कि जागृति प्रतिशत दिव्य नियमों को उन्नत कर सकता था। इसलिए अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे उस पर दी गई जानकारी की जांच की। डिंग, खजाने का नाम जेड पूल क्रिस्टल छोटा। ग्रेड, निम्न स्तरीय अर्ध दिव्य ग्रेड। उपयोग, इस क्रिस्टल को दफनाने से एक छोटा जेड पूल तैयार होगा जो सीमित साधकों को उनके साधक के नियमों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। डिंग, संसाधन का नाम छोटा जेड पूल। ग्रेड, निम्न स्तरीय अर्ध दिव्य ग्रेड। उपयोग, विशाल जेड क्रिस्टल का उपयोग करके छोटा जेड पूल एक समय में 10 साधकों की मेजबानी करते हुए पूरे वर्ष काम कर सकता है। नोट, यद्यपि यह साधकों को उनके नियमों को आत्माओं में उन्नत करने में सहायता कर सकता है, फिर भी नियमों को स्तर 1 से स्तर 10 तक उन्नत करने की तुलना में इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दो इसे छोटे जेड पूल क्रिस्टल या सामान्य जेड पूल क्रिस्टल एकत्र करके सामान्य जेड पूल में अपग्रेड किया जा सकता है। जल्द ही क्रिस्टल्स और छोटे जेड पूल के बारे में पूरी जानकारी अजाक्स की आंखों के सामने आ गई, जो उसकी उम्मीदों के अनुरूप थी। चूंकि अजाक्स ने सामान्य जेड पूल और यहाँ तक कि ग्रेटर जेड पूल का भी अनुभव किया था, इसलिए वह जानता था कि यह जेड पूल कितना दुर्लभ और उपयोगी है। भले ही ये केवल एक छोटा जेड पूल था, ये राजा क्षेत्र के कल्टिवेटर्स और नीचे के लिए बहुत उपयोगी होगा। अजाक्स मानक विश्व फल से प्राप्त खजाने से संतुष्ट था और उसने बुदबुदाया, तो मानक विश्व फल से मैं स्वर्गीय क्षेत्र से संसाधन प्राप्त कर सकता हूँ। जहाँ तक अजाक्स को पता था, जेड पूल एक साधना संसाधन था जो उसे विशेष रूप से जेड ड्रैगन पूर्वज द्वारा प्रदान किया गया था, जो अतीत में स्वर्गीय बेस्टियल क्षेत्र में चढ़ गया था। शुरुआत में जेड ड्रैगन सम्राट को भी एक छोटा जेड पूल प्राप्त हुआ था और अंततः उस पूर्वज की मदद से वह इसे बड़े जेड पूल में अपग्रेड करने में सक्षम हो गया। ग्रेटर जेड पूल एक साधना संसाधन है जो सर्वोच्च स्तर के सम्राट दायरे के शक्तिशाली लोगों को भी पागल बना सकता है, क्योंकि वे दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। अभी छोटा जेड पूल शक्तिशाली साधकों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, हालांकि एक दिन ऐसा आएगा जब अजाक्स को छोटे जेड पूल को उच्चतम स्तर तक उन्नत करने और अपनी दुनिया के सभी साधकों को पूरे ब्रह्मांड का पावरहाउस बनाने का विश्वास होगा। इस प्रकार के संसाधन केवल स्वर्गीय क्षेत्र में ही उपलब्ध थे, या कम से कम अजाक्स का तो यही मानना था, क्योंकि स्वर्गीय क्षेत्र में जाने वाले पूर्वज ही इन चीज़ों को प्रदान करने में सक्षम थे। यदि वे स्वर्गीय लोकों में उपलब्ध नहीं थे, तो वे इन साधना संसाधनों को अपने वंशजों को कैसे प्रदान कर सकते थे? यदि मुझे मानक विश्व फल में ऐसा खजाना मिल सकता है, तो मुझे इसी प्रकार के अन्य खजाने भी मिल सकते हैं, जैसे तैरता हुआ द्वीप, ड्रैगन आत्मा दर्पण, प्राचीन ड्रैगन की बुद्धि की पुस्तक तथा अन्य चीजें जो स्वर्गीय लोकों से पूर्वजों द्वारा प्रदान की गई थीं। जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो अजाक्स उत्साहित हो गया, क्योंकि वह व्यापारी क्षेत्र में प्रवेश कर पादप सार की 250 मिलियन बूंदें एकत्र करना चाहता था। हालांकि लियो के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, कम से कम अभी के लिए। उन्हें पाने के लिए अजाक्स को सेलेस्टियल डॉन रियल्म के आधिकारिक रूप से खुलने तक इंतजार करना पड़ा। फिर भी अजाक्स अपने कमीशन से उत्पाद एकत्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह सेलेस्टियल डॉन दायरे में होगा। एक बार जब मैं दिव्य भोर क्षेत्र से वापस आ जाऊंगा तो मैं विशेष सूचना सेवा केंद्र को भुगतान करने के लिए विशाल क्रिस्टल जैसे साधना संसाधनों को बेच सकता हूं और मानक विश्व वृक्ष को उच्च विश्व वृक्ष में विकसित करने में पूरी ताकत लगा सकता हूं। अजाक्स इसे लेकर उत्साहित था, हालांकि उसने अपने सभी विचारों को दबा लिया, क्योंकि वह जानता था कि उच्च उम्मीदों के साथ बड़ी निराशा आएगी। फिलहाल मुझे उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और प्रवाह के साथ चलना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि अजाक्स ने अपने भविष्य के बारे में पहले ही सोच लिया था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा जब तक कि कोई महत्वपूर्ण बात न हो। जहां तक इस छोटे जेड पूल के लिए सबसे अच्छी जगह की बात है, तो वह स्टैंडर्ड वर्ल्ड ट्री के ठीक नीचे होगी। यद्यपि अजाक्स की सास ने अभी तक अपना विकास पूरा नहीं किया था, फिर भी उसने पहले से ही एक मानक विश्व वृक्ष पर विचार कर लिया था, क्योंकि उसे अपने छोटे जेड पूल के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। वर्तमान में छोटा जेड पूल अजाक्स की नज़र में कुछ भी आकर्षक नहीं था, और यहाँ तक कि बड़ा जेड पूल भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें वह सीधे प्रवेश करना चाहेगा, क्योंकि उसके लगभग सभी दिव्य नियम उसकी वर्तमान साधना के साथ सीमित हो चुके थे, और इस प्रकार वह इसे अपनी आंतरिक दुनिया में नहीं रखना चाहता था, जहाँ वह अन्य साधकों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। इसलिए यदि वह अपनी सास के निकट छोटा जेड पूल बनाता तो वह जेड पूल की संरक्षक हो सकती थी, और साथ ही
जिन साधकों को छोटे जेड पूल का उपयोग करने की आवश्यकता होती, वे कुछ कीमत चुकाकर उसमें प्रवेश कर सकते थे। यदि यह निःशुल्क है तो हर कोई इसमें प्रवेश करना चाहता है, और सामान्य अल्वेन विश्व के विपरीत 5 तत्वीय विश्व की जनसंख्या थोड़ी पागल थी। जेड पूल एक साधना संसाधन था जिसका उपयोग उन सभी जीवित प्राणियों द्वारा किया जा सकता था जो कानूनों और आत्माओं को विकसित और जागृत कर सकते थे। 5 तत्वों की दुनिया में जहां एक विशाल जनसंख्या थी जो कानूनों और आत्माओं को विकसित और जागृत कर सकती थी, उनके लिए छोटे जेड पूल में प्रवेश करना एक बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। इस प्रकार अजाक्स ने छोटे जेड पूल में प्रवेश के लिए शुल्क के साथ साथ प्रवेश प्रतिबंध भी रखने का निर्णय लिया। जहां तक प्रतिबंधों का सवाल है तो यह इस तरह होना चाहिए कि छोटे जेड पूल के लाभ अधिकतम हो सकें। चूंकि उसकी सांस के विकास को पूरा करने में अभी कुछ समय था, इसलिए अजाक्स ने कीमत के साथ साथ प्रतिबंधों और आवश्यकताओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहला और मुख्य प्रतिबंध ये होना चाहिए कि केवल एलिट जनरल रियल्म कल्टीवेटर या रैंक 6 जानवरों को ही अनुमति दी जाए। छोटे जेड पूल की जानकारी के अनुसार यह इन साधकों और जानवरों के लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि उनकी आत्माओं के स्तर को बढ़ाना बहुत कठिन होगा। अतः उस प्रतिबंध के साथ छोटे जेड पूल का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। समय बीतता गया और कुछ क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने छोटे जेड पूल के लिए स्लॉट का आवंटन पूरा कर लिया। एक ही विचार से अजाक्स ने रॉथ, स्पैरो, स्नो को, जो वर्तमान में सोल और ग्रुप में था, एरोप, घोस्ट फॉक्स जनजाति का नेता, क्रेन टेल स्पिरिट फॉक्स जनजाति का नेता, डियोन, डेमोनिक फॉक्स जनजाति का नेता और ब्रूट्स, माउंटेन लॉयंस का प्रमुख को बुलाया। सियोरा, मुझे क्रिस्टल दे दो। स्वूश। सियोरा से क्रिस्टल लेकर अजाक्स ने उसे उस स्थान पर दफना दिया जिसे उसने 5 तत्वीय दुनिया के सभी नेताओं के सामने चुना था। स्वूश। अगले ही क्षण जिस जमीन पर अजाक्स ने वह क्रिस्टल दबाया था वह चमकदार रोशनी से ढक गई और धीरे धीरे उसके चारों ओर 100 मीटर का दायरा पानी में बदल गया, जिससे वह एक छोटे से तालाब में बदल गया। इसी समय पूल का पूरा 100 मीटर का दायरा सफेद धुंध से ढका हुआ था, जिसने छोटे जेड पूल में देखने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति की इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया था। डिंग। मेजबान ने छोटे जेड पूल क्रिस्टल का निर्माण करने के लिए छोटे जेड पूल क्रिस्टल का उपयोग किया है। 5 तत्व जगत के सभी नेताओं के आश्चर्यचकित चेहरे के सामने पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 मिनट का समय लगा। इसे छोटा जेड पूल कहा जाता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। एक बार जब छोटे जेड पूल का निर्माण हो गया तो अजाक्स ने उन्हें खेती के संसाधन के बारे में समझाना शुरू किया कि कैसे ये खेती करने वालों को खेती के नियमों या बेस्टियल कानूनों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। क्या वहाँ कोई दुर्लभ खेती का संसाधन है? एक क्षण के लिए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और अजाक्स के शब्द समाप्त होने का इंतजार करने लगे। हालांकि एक समय में केवल 10 साधक या जानवर ही इसका आयोजन कर सकते हैं, इसलिए मैंने उन 10 स्थानों के आवंटन पर निर्णय लिया है। अजाक्स ने मुख्य भाग समझाने से पहले प्रत्येक को देखा। शिक्साटो वाइल्ड्स में 3 जनजातियां, फायर क्रो, लाइटनिंग हॉक और नेदर आई स्पैरो। प्रत्येक जनजाति को एक स्थान मिलेगा जहां वे रैंक 6 पुनः संवर्धित जानवर को छोटे जेड पूल में भेज सकते हैं। पश्चिमी फॉक्स भूमि से अन्य 3 जनजातियों, डेमोनिक फॉक्स, घोस्ट फॉक्स और टेल स्पिरिट फॉक्स को एक एक स्थान मिलेगा। पहाड़ी शेर जनजाति से 2 पहाड़ी शेर वहां प्रवेश कर सकते हैं जहां प्राचीन सदाबहार जंगल में वनकल्पित बोने के लिए अंतिम 2 स्थान हैं। अजाक्स ने सभी को सूचित करते हुए कुछ प्रतिबंध भी जोड़ दिए, जैसे कि एक साधक छोटे जेड पूल में केवल 1 महीने तक ही रह सकता है, उसके बाद उसकी जगह एक नया साधक ले लेगा। जानवर या कल्टीवेटर की खेती कुलीन सामान्य क्षेत्र या रैंक 6 होनी चाहिए और उनके पास कम से कम एक कल्टीवेटर कानून या एक बेस्टियल कानून होना चाहिए। जहां तक छोटे जेड पूल में प्रवेश की बात है तो इसकी कीमत प्रति वर्ष 100 उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन होगी और जनजाति के नेताओं को इसका भुगतान करना होगा। अजाक्स ने एक छोटी सी कीमत तय की जिस पर 5 तत्वीय दुनिया के नेताओं को कोई आपत्ति नहीं थी। डिंग। मेजबान का तीसरा लघु विश्व वृक्ष सफलतापूर्वक एक मानक विश्व वृक्ष के रूप में विकसित हो गया है। विश्व आकर्षक। डिंग। मेजबान का तीसरा लघु विश्व वृक्ष सफलतापूर्वक एक मानक विश्व वृक्ष के रूप में विकसित हो गया है। जैसे ही अजाक्स ने अपना स्पष्टीकरण और छोटे जेड पूल का आवंटन समाप्त किया, उसे सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। अजाक्स ने उसे अपने सामने विशाल पेड़ को देखने से पहले अपने सभी विचारों को एक तरफ रखने के लिए कहा। उसके सामने स्थित मानक विश्व वृक्ष भव्य दिख रहा था और अपने वर्तमान स्थान से अजाक्स वृक्ष का शीर्ष नहीं देख पा रहा था जो इतना ऊंचा था और बादलों से ढका हुआ था। जहां तक पेड़ की शाखाओं का सवाल है, वे आकाश में पंचतत्वीय विश्व के लगभग 50% भाग तक फैली हुई थीं। जहां तक जड़ों का प्रश्न है, वे बहुत गहराई तक फैली हुई थीं तथा संपूर्ण पंचतत्वीय विश्व को कवर कर रही थीं। डिंग। मेजबान के मानक विश्व वृक्ष ने आपके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए एक विशेष विश्वफल उत्पन्न किया है। डिंग। इसके अलावा विकास के बाद मानक विश्व वृक्ष ने 2 नई क्षमताएं जागृत की हैं। कृपया उन्हें देखें।
किसी भी अन्य लघु विश्व वृक्ष की तरह जिसने मानक विश्व वृक्ष के रूप में सफलतापूर्वक अपना विकास पूरा कर लिया, अजाक्स की सास ने भी एक विशेष विश्वफल उत्पन्न किया। सियोरा, वह विशेष विश्वफल उठाओ और उसे खाओ। चूंकि अजाक्स ने पहले ही सियोरा को कम से कम एक विशेष विश्वफल देने का निर्णय कर लिया था, इसलिए अजाक्स ने ज्यादा नहीं सोचा और उसे फल चुनकर खाने के लिए कहा। हाँ, अजाक्स की बातें सुनकर सियोरा के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान उभरी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के उसकी बातें स्वीकार कर लीं। स्वूश। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसकी माँ मानक विश्व वृक्ष ने वह शाखा आगे बढ़ा दी जिस पर विशेष विश्वफल लगे थे। माँ, आपका शुक्रिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने फल तोड़ने से पहले अपनी माँ को धन्यवाद दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। जब तक वह इसे खाएगी और फल से लाभ प्राप्त करेगी, मुझे उन दो नई क्षमताओं की जांच करनी चाहिए जो सास ने जागृत की हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने अपने सामने मौजूद मानक विश्व वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी मांगी। इसके अलावा अजाक्स अपने तीसरे मानक विश्व वृक्ष की क्षमताओं को लेकर थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि दूसरे मानक विश्व वृक्ष के विपरीत इस वृक्ष ने अपना विकास पूरा करने के बाद 2 क्षमताओं को जागृत कर लिया था। अजाक्स की आंतरिक दुनिया में मानक विश्व वृक्ष में 3 क्षमताएं हैं और उसकी सास के पास भी 3 क्षमताएं हैं। जितनी ज्यादा क्षमताएं होंगी, उतना ही ज्यादा काम कर सकेगा और उतना ही ज्यादा उपयोगी होगा। डिंग। वृक्ष का नाम मानक विश्व वृक्ष सियोना। वृक्ष की आयु 10,000 वर्ष। फल मानक विश्व वृक्ष 1000 वर्ष, शाश्वत विश्व वृक्ष 5000 वर्ष। क्षमताएं 1 वन कल्पित बौनों की माता, प्रत्येक 1000 वर्ष में 10,000 कल्पित बौने पैदा होंगे, जिनमें से कम 100 के पास असाधारण साधना शरीर होगा। 2 शुद्धसार विस्फोट, हर 1000 साल में मानक विश्व वृक्ष प्रकृति के शुद्धसार का विस्फोट जारी करेगा जो एक शिखर महान विश्व के बराबर है और सत्र 1 घंटे तक चलेगा। इस 1 घंटे के दौरान साधक अपने भीतर के राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं और बाधाओं को छोड़ सकते हैं। 3 विश्वाकर्षक, एक ऐसी क्षमता जिसका उपयोग हर 1000 साल में केवल एक बार किया जा सकता है और सक्रिय होने पर मानक विश्व वृक्ष छोटी दुनिया के मालिकों को 5 तत्व दुनिया के करीब खींच सकता है। एक बार जब वे पर्याप्त रूप से करीब आ जाते हैं तो यह उन दुनियाओं को 5 तत्व दुनिया से जोड़ सकता है और दुनियाओं के बीच एक इंटरकनेक्टर बना सकता है। नोट, इस क्षमता से सामान्य विश्व को आकर्षित करने की थोड़ी सी संभावना है। जल्द ही पूरी जानकारी अजाक्स के सामने आ गई, जिससे वह अपनी सास की क्षमताओं से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। शुद्धसार विस्फोट दुनिया के सभी साधकों को उनकी साधना में सुधार करने में मदद कर सकता है, जबकि विश्व आकर्षक अन्य दुनियाओं पर मानक विश्व वृक्ष का नियंत्रण बढ़ाता है। अधिक विश्वों के साथ भविष्य में अजाक्स के लिए अधिक साधक और अधिक अनुयायी या सेनाएं होंगी। अपने शासन के अधीन अधिक साधकों के साथ अजाक्स तेजी से अंधकार क्षेत्र का पता लगा सकता था और अंधकार क्षेत्र में इसके रहस्यों का खुलासा कर सकता था। मैं इस बात को जानने को उत्सुक हूं कि डार्क रीजन के पीछे क्या है। स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना और स्वर्गीय क्षेत्र कैसे दिखता है और कैसे काम करता है, ये जानना अजाक्स के लिए एक जिज्ञासापूर्ण विचार था। हालांकि एक इंसान के रूप में उसके दिमाग में कई अन्य जिज्ञासापूर्ण विचार थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंधकार क्षेत्र की गहराई में क्या है? अंधकार क्षेत्र के पीछे क्या है? क्या उनके जैसा कोई दूसरा ब्रह्मांड भी है? यदि कोई दूसरा ब्रह्मांड होता तो वह कैसा होता? क्या ब्रह्मांड में ऐसे साधक होंगे जो उन्हीं की तरह साधना पद्धति का पालन कर रहे होंगे या फिर वह अलग होगा? जब अजाक्स ने इसके बारे में सोचा तो उसके जिज्ञासु विचारों का कोई अंत नहीं था और बेशक अजाक्स धीरे धीरे और लगातार एक के बाद एक बात का जवाब ढूंढना चाहता था। ऐसा लगता है कि सास ने उन क्षमताओं को जागृत कर दिया है जिनकी मैं अपने विश्व वृक्षों में तलाश कर रही थी। अजाक्स ने अब तक जिन 3 मानक विश्व वृक्षों को विकसित किया था, उनमें से केवल तीसरे मानक विश्व वृक्ष सियोना में ही वे तीनों क्षमताएं थीं जो सेना बनाने के लिए उपयोगी थीं। जब तक मैं अपने पास मौजूद 2 बीजों का पोषण करता रहूंगा, मेरे पास 6 मानक विश्व वृक्ष होंगे जिन्हें मैं धीरे धीरे 10,000 वर्ष पुराना बना सकता हूं। जहां तक आशीर्वाद के वृक्ष की बात है तो मुझे इसे भी प्रथम मानक विश्व के साथ पोषित करना शुरू कर देना चाहिए। अजाक्स ने अन्य मानक विश्व वृक्षों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले इनमें से एक वृक्ष को 10,000 वर्षों तक पोषित करने की योजना बना ली थी। उस प्रथम मानक विश्व वृक्ष के साथ अजाक्स आशीर्वाद के वृक्ष का पोषण करने की योजना बना रहा था, क्योंकि एक बार जब वह फ्लोटिंग द्वीप में प्रवेश करेगा तो उसके पास भारी संख्या में मौलिक आत्माएं होंगी। इसके अलावा समनर्स के फल खाने के बाद उसके अधीन सभी अनौपचारिक एलिमेंटल स्पिरिट्स आधिकारिक एलिमेंटल स्पिरिट्स बन जाएंगे। इसलिए उसे अपने सभी एलिमेंटल स्पिरिट्स को एलिमेंटल असेंडेंस को जगाने देने के लिए आशीर्वाद के पेड़ की मदद की ज़रूरत है। यद्यपि वह उन्हें विशाल क्रिस्टलों से मदद कर सकता था, फिर भी कुछ दुर्लभ मौलिक आत्माएं होंगी जैसे हेलो समय, प्रोफिस अंतरिक्ष, हेज धुंध, ह्यूमन प्रकाश और रक्त। इसके अलावा एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड की अपनी अगली 2 यात्राओं में अजाक्स और भी अधिक दुर्लभ और विशेष एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध कर सकता है।
इसलिए उसके लिए आशीर्वाद का वृक्ष आवश्यक है ताकि वह अपनी सभी मौलिक आत्माओं को अपने साथ स्वर्गीय क्षेत्र में ला सके। स्वूश। जबकि अजाक्स विश्व वृक्षों और अपने आंतरिक जगत के अन्य वृक्षों के पोषण के बारे में विचारों में खोया हुआ था, सियोरा का पूरा शरीर हरे प्रकाश से आच्छादित था। एक आत्मज्ञान अजाक्स ने देखा था, नहीं, सटीक रूप से कहें तो उसने कुछ ऐसा ही अनुभव किया था जब उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा था। डिंग। मेजबान की मंगेतर को अपनी साधना में ज्ञान प्राप्त हो गया है। डिंग। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। मेलानिया के सबसे अक्षम्य परिधानों ने सभी को चौंका दिया। उसकी साधना सफलतापूर्वक सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई है। डिंग। उसके 2 दिव्य नियमों, दिव्य जीवन नियम और दिव्य प्रकृति नियम का जागरण प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। क्या तेजी से बढ़ रहा है? जब अजाक्स ने उन सिस्टम नोटिफिकेशन को देखा तो वह चौंक गया और उसने अपनी आंखों में अविश्वसनीय भाव के साथ सियोरा को देखा। यह उस विशेष विश्व फल का प्रभाव है जिसे उसने खाया था। मुझे लगता है कि मुझे उसे प्रोफेशन अवेकनिंग क्रिस्टल का उपयोग करने देना चाहिए था। चूंकि सियोरा को अपनी साधना और दिव्य नियमों में ज्ञान प्राप्त हो रहा था, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि सियोरा के लिए अपने नवजागृत पेशे पर अपनी निपुणता बढ़ाना संभव हो सकता है। कोई बात नहीं, मुझे इस बारे में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने उन विचारों को झटक दिया क्योंकि वह सियोरा के दिव्य नियमों के बारे में उत्सुक हो गया था। यदि ईश्वरीय नियमों की जागृति का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा होता तो वे कितनी ऊंचाई तक पहुंचते। अजाक्स के विपरीत सियोरा पर कोई प्रतिबंध नहीं था क्योंकि उसकी साधना पहले ही सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी और वह दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को जितना संभव हो उतना बढ़ा सकती थी। इसलिए अजाक्स इसके बारे में बहुत उत्साहित और जिज्ञासु था क्योंकि वह सियोरा के दिव्य नियमों की जांच करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इसके अलावा अजाक्स को सियोरा की प्रबुद्धता से ईर्ष्या नहीं थी, इसके बजाय वह अपने पास एक शक्तिशाली पत्नी को पाकर उत्साहित था। उसकी ताकत से हम दिव्य भोर क्षेत्र पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। अजाक्स दिव्य भोर क्षेत्र में अपने साहसिक कारनामों का इंतजार कर रहा था क्योंकि उनकी ताकत के कारण दिव्य भोर क्षेत्र में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। यद्यपि दिव्य उदय क्षेत्र की आयु सीमा 500 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी, केवल कुछ प्रतिभावान साधक ही उस आयु से पहले दिव्य नियमों को जागृत कर सकते थे और ऐसे साधक और भी कम होंगे जो जागृति प्रतिशत को 20% तक बढ़ा सकें। जहां तक 20% से अधिक दिव्य नियम वाले प्रतिभागियों का प्रश्न है, अजाक्स को ये लगभग असंभव लगता था, और यदि कुछ साधक विभिन्न दिव्य नियमों के साथ होते भी तो अजाक्स को उनका ध्यान रखने का पूरा विश्वास था। इसके अलावा सियोरा के ज्ञानोदय को देखकर अजाक्स को विश्वास था कि उसके 2 दिव्य नियम 30% या उससे भी अधिक जागृति प्रतिशत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए वह दिव्य भोर क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने में पूर्णतः आश्वस्त था। समय बीतता रहा और 1 घंटे के बाद ही सियोरा पर पड़ी हरी रोशनी गायब हो गई क्योंकि उसने 5 तत्वीय दुनिया के नेताओं की हैरान, उत्साहित और ईर्ष्यापूर्ण निगाहों के बीच सफलतापूर्वक अपना ज्ञानोदय पूरा कर लिया था। शिक्साटो वाइल्ड्स में पक्षी जनजातियों के 3 जनजाति नेताओं को छोड़कर शेष नेता 1000 वर्षों या यहाँ तक कि 5000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहे हैं। इसलिए जब भी वे युवा पीढ़ी को देखते थे जो अपनी प्रतिभा और भाग्य के कारण आसानी से सफलता प्राप्त कर रही थी, तो वे ईर्ष्या से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाते थे। बेशक जब उन्होंने अजाक्स को देखा तो उन्हें लगा कि उनका भविष्य उसके साथ है और जहां तक उन्होंने कल्पना की थी यह उज्ज्वल था। बधाई हो सियोरा। एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अजाक्स ने उसे बधाई दी क्योंकि उसने उसके दिव्य नियमों पर जागृति प्रतिशत की जांच की और पूरी तरह से हैरान रह गया। सुंदर सियोना। डिंग। किसान का नाम सियोरा। साधना शिखर सम्राट क्षेत्र। दिव्य नियम दिव्य जीवन नियम 50% जागृत और दिव्य प्रकृति नियम 50% जागृत। अजाक्स ने संक्षेप में सियोरा के बारे में जानकारी की जांच की और जब उसने उसके दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह आशा कर रहा था कि सियोरा के दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत 30% होगा, पर उसे यह आशा नहीं थी कि वह 50% तक पहुंच जाएगा। वह स्वर्गलोक की ओर बढ़ने के आधे रास्ते पर पहुंच चुकी थी। जब अजाक्स ने सोचा कि ज्ञानोदय सियोरा के लिए कितना उपयोगी था तो अजाक्स उत्साहित हो गया क्योंकि उसने सोचा, विशेष विश्वफल वास्तव में मेरी कल्पना से कहीं अधिक उपयोगी है। अब तक अजाक्स को लघु विश्व वृक्षों से 3 विशेष विश्वफल प्राप्त हुए हैं जिन्हें उसने पोषित किया और मानक विश्व वृक्षों के रूप में विकसित किया। जब उसने पहला फल खाया तो अजाक्स ने एक दिव्य पादप नियम को जागृत किया और दूसरे फल के लिए दिव्य पादप नियम के जागरण का प्रतिशत 19% बढ़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन 2 लाभों से अजाक्स पहले से ही विशेष विश्वफल से संतुष्ट था। हालांकि विशेष विश्वफल की मदद से सियोरा को कितना लाभ मिला, ये देखने के बाद ही अजाक्स को एहसास हुआ कि वह विशेष विश्वफल को बहुत कम आंक रहा था। पर्पल स्टोन वर्ल्ड में स्टैंडर्ड वर्ल्ड ट्री से और अन्य 2 बीजों से जिन्हें मैं अंततः स्टैंडर्ड वर्ल्ड ट्री में बदल दूंगा, मुझे 3 और स्पेशल वर्ल्ड फ्रूट्स मिलेंगे।
मुझे उम्मीद है कि मैं भाग्यशाली रहूंगा और मुझे सियोरा की तरह बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। ऐसा सोचते हुए अजाक्स ने एक और बात भी सोची, जहां तक मेरे चौथे विशेष विश्वफल की बात है तो मैं इसे तैरते द्वीप से लौटने के बाद ही चुन सकता हूं। अजाक्स के लिए फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश करने के लिए 12 घंटे से भी कम समय है और इसलिए जब उसका चौथा विश्व वृक्ष अपना विकास पूरा कर लेगा तो अजाक्स उसके पास नहीं हो सकेगा और इसलिए वह फ्लोटिंग आइलैंड से लौटने के बाद ही फल चुन सकेगा। फिर भी उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि उसके लौटने तक कोई भी उस फल को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। एक छोटा विश्व वृक्ष इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वह शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र साधकों से अपनी रक्षा कर सके, तथापि एक मानक विश्व वृक्ष जो साधना के लिए ऐसे संसाधन देता है जो सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधकों को भी पागल बना सकते हैं, उनसे अपनी रक्षा कर सकता है। वर्तमान में पूरे पर्पल स्टोन विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अजाक्स का दादा बोरोन था और यदि कोई भी विश्व पर आक्रमण करता तो वह उनका ध्यान रख सकता था। यदि वह मदद न भी करे तो भी मानक विश्व वृक्ष अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है और अपने फलों की रक्षा कर सकता है। सियोरा, अब से मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगी। जल्द ही अजाक्स अपने विचारों से बाहर आया और उसने सियोरा की सुरक्षा की मांग की। चिंता मत करो, वनकल्पित बौनों में पत्नियां हमेशा परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। दूसरी ओर सियोरा को भी विशेष विश्वफल के सेवन से प्राप्त शक्ति का एहसास हुआ और उसने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले फ्लोटिंग आइलैंड पर सियोरा खुद को असहाय महसूस कर रही थी और अजाक्स को उसका बदला लेने में मदद नहीं कर पा रही थी। हालांकि अब सियोरा को विश्वास था कि वह भी उस मुद्दे का आसानी से ख्याल रख सकती है। इसके अलावा मैं फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि हमें उस स्थान पर कुछ बसाना है। सियोरा बहुत गंभीर थी जब उसने अजाक्स को उस बदला के बारे में याद दिलाया जो वह लेने की योजना बना रहा था। हम कुछ ही घंटों में फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश करेंगे और बदला लेने के अलावा हम कुछ बड़ा करेंगे। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने सियोरा को असमंजस में रखा। कोई बड़ी चीज? सियोरा ने अपनी भौहें उठाईं और एक क्षण के लिए इस बारे में सोचा, फिर मजाक में कहा, मुझे मत बताओ कि तुम पूरे तैरते द्वीप पर कब्जा कर लोगे। हालांकि सियोरा बहुत शक्तिशाली हो गई थी और अजाक्स के पास कुछ अच्छे तुरुप के पत्ते थे, फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि अजाक्स फ्लोटिंग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है। कम से कम अभी तक तो नहीं। भविष्य में सियोरा को पूरा विश्वास था कि वह एक तैरते द्वीप की तो बात ही छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड पर भी कब्जा कर लेगा। ये सही है। पहले मुझे इस पर थोड़ा संदेह था, हालांकि आपकी वर्तमान ताकत के साथ मुझे फ्लोटिंग आइलैंड पर कब्जा करने का पूरा भरोसा है। अजाक्स ने सियोरा को रहस्य में रखने का सोचा, हालांकि चूंकि उसने तैरते द्वीप के लिए उसकी योजना का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने उसे रहस्य में नहीं रखा और उसे इसके बारे में बताया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। हेडी क्लम और उनकी बेटी इटली में छोटी बिकिनी में जलवे बिखेरती नजर आईं। मेलानिया ट्रंप ने ओबामा पर लगाया चौंकाने वाला आरोप। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर सियोरा अजाक्स के विश्वास भरे शब्दों को सुनकर अवाक रह गई, हालांकि उसने उस पर विश्वास किया और उसे फ्लोटिंग आइलैंड पर नियंत्रण पाने के उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। दामाद जी, मुझे एक मानक विश्व वृक्ष के रूप में विकसित होने में मदद करने के लिए धन्यवाद। अचानक सियोरा की मां सियोना की आवाज गूंजी जब अजाक्स और सियोरा ने पेड़ की ओर देखा। स्वूश! जल्द ही एक खूबसूरत महिला हरे रंग की पोशाक में दिखाई दी जो पूरी तरह से प्रकृति जैसी पत्तियों, शाखाओं और लताओं से बनी थी। वह कुछ हद तक सियोरा जैसी दिखती थी, हालांकि सियोरा एक वन एल्फ थी। हालांकि सुंदर महिला पूरी तरह से एक इंसान की तरह दिखती थी। हालांकि हर कोई जानता था कि वह मानक विश्व वृक्ष की वृक्ष आत्मा और सियोरा की मां थी। ऐसा लगता है कि मदर इन लॉ मानक विश्व वृक्ष में विकास पूरा करने के बाद मानव रूप धारण करने में सक्षम थी। अजाक्स सियोना की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और फिर होश में आकर हल्की मुस्कान के साथ ये शब्द कहने लगा। यद्यपि अजाक्स उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, फिर भी उसका कोई अन्य इरादा नहीं था और वे अपनी बातचीत जारी रखे हुए थे। समय बीतता गया और अजाक्स सियोरा को उसकी मां के पास छोड़कर उस स्थान पर चला गया जहां उसके पिता दिव्य परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। पिताजी का दिव्य परिवर्तन पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद मैं उन्हें फ्लोटिंग आइलैंड में ला सकता हूं और वे फ्लोटिंग आइलैंड के विशेष प्रभाव का उपयोग करके अपनी साधना बढ़ा सकते हैं। यद्यपि अजाक्स तुरंत ही उस गुफा में पहुंच सकता था जहां उसके पिता थे, फिर भी अजाक्स ने उड़ना पसंद किया क्योंकि वह अपने पिता के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचना चाहता था। सिस्टम के अनुसार सफलतापूर्वक दिव्य परिवर्तन से गुजरने के बाद वह सीधे राजा दायरे तक पहुंच सकता था, या अगर वह भाग्यशाली था तो वह शिखर राजा दायरे तक पहुंच सकता था। इसलिए उसे मेरे साथ फ्लोटिंग आइलैंड पर लाना एक अच्छा निर्णय था। एक बार जब एरन तैरते द्वीप में प्रवेश कर जाता है तो वह 7 वर्षों के समय का उपयोग अपनी साधना को मजबूत करने या यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र तक अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है।
इस प्रकार अजाक्स अपने पिता को तैरते द्वीप पर लाना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसने अपना दिव्य परिवर्तन पहले ही पूरा कर लिया है। स्वूश! दूर से अजाक्स अब वह चमकीली रोशनी नहीं देख पा रहा था जो उसे देखनी चाहिए थी। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उसके पिता ने उसके शरीर को बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपने पिता के पास पहुंच गया। पिता! उस युवक की ओर देखते हुए जो उससे कुछ वर्ष बड़ा लग रहा था, अजाक्स ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ उसे बुलाया। अजाक्स, तुम आ गए। अपने बेटे को देखकर एरन उत्साहित हो गया और उसने बताया, जब मैंने दिव्य रूपांतरण पूरा कर लिया तो मेरी साधना 3 राजा क्षेत्र साधक आत्माओं के साथ राजा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई, जो सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकती थी, बशर्ते मैं अपनी साधना को मजबूत करूं। एरन जब अजाक्स को अपनी साधना के बारे में बता रहा था तो वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भौतिक शरीर बनाते ही वह एक शिखर राजा क्षेत्र साधक बन सकता है। अभी जब तक एरन कुछ महीनों तक साधना करता है और अपने नए शरीर के साथ अभ्यस्त हो जाता है, वह आसानी से सम्राट दायरे में प्रवेश कर सकता है। इसलिए जाहिर है वह उत्साहित और खुश था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा यदि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हुआ तो हम 100 वर्षों के भीतर स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे और आपकी मां से मिलने की संभावना अधिक होगी। अजाक्स के जवाब देने से पहले ही एरन अपनी पत्नी माइला के बारे में सोचकर उत्साहित हो गया। यद्यपि माइला को स्वर्गीय लोकों के बारे में पता नहीं था, लेकिन एरन का मानना था कि जिस प्रणाली से उसकी आत्मा जुड़ी हुई थी उसकी मदद से वह स्वर्गीय लोक में पहुंच जाएगी। पहले एरन ने सोचा था कि उसे उनके जैसे अन्य ब्रह्मांडों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि कई अन्य ब्रह्मांड भी हैं और माइला को उनमें से एक में टेलीपोर्ट किया गया था। हालांकि स्वर्गीय क्षेत्र के बारे में जानने के बाद एरन को लगा कि स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के बाद माइला को ढूंढना उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि उसका मानना था कि माइला भी वही काम करेगी। अपने दोनों प्यारों में एरन ने सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार किया था और वह थी माइला। पूरे विदेशी ब्रह्मांड में एरन को लगा कि माइला के साथ होने से वह अपनी पुरानी जगह को भूल जाएगा जहां से वह आया था। जब वह अपने पहले जीवन में था तो एरन ने अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए ब्रह्मांड में राक्षसों को मारने का शौक अपनाया। हालांकि जब उसने वॉ के रूप में अपना दूसरा जीवन शुरू किया तो यह माइला ही थी जिसने उसे अपने पुराने घर के बारे में सभी विचारों को भूलने में मदद की। सचमुच बधाई हो पिताजी। दूसरी ओर अजाक्स को अपने पिता के विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बजाय वह अपने पिता को बधाई देने से पहले उनके शब्दों को सुनकर एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया। वह खुश था क्योंकि वह अपने पिता के और अधिक शक्तिशाली बनने और स्वर्ग की ओर बढ़ने के मार्ग पर चलने की आशा कर रहा था। पिताजी इस संसार में बहुत समय से हैं और मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें स्वर्ग जाने में कोई परेशानी न हो। यद्यपि अजाक्स अपने पिता के विचारों को नहीं जानता था, फिर भी उसके अपने विचार थे और वह अपने पिता को स्वर्गीय क्षेत्र में जाने में यथासंभव मदद करना चाहता था। इससे पहले अजाक्स का भी मानना था कि उसकी मां स्वर्गीय क्षेत्र में जाएगी, जैसा कि उसके पिता ने उस प्रणाली के बारे में कहा था जिससे उसकी मां की आत्मा जुड़ी हुई थी। मुझे आशा है कि स्वर्गीय क्षेत्र में परिवार का पुनर्मिलन होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि अजाक्स के स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के कारणों में से एक ये देखना है कि क्षेत्र कैसा होगा और यह कैसे काम करता है, लेकिन मुख्य कारण जिसके लिए वह स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना चाहता है वह है पारिवारिक पुनर्मिलन। अंत में पिता और पुत्र दोनों के पास भविष्य के लिए एक ही विचार और योजना है, जो कि यथाशीघ्र स्वर्गारोहण करना है। इसके अलावा मैंने जो सुना है उसके अनुसार स्वर्गीय क्षेत्र बहुत खतरनाक होगा और माता के स्वर्गीय क्षेत्र में जाने से पहले मुझे और पिताजी को एक साथ स्वर्गीय क्षेत्र में जाना चाहिए ताकि हम वहां अपनी स्थिति स्थापित कर सकें। चूंकि उसके माता पिता को अलग हुए केवल 16 वर्ष ही हुए थे, इसलिए अजाक्स का मानना था कि उसकी मां को उसके जैसा उपयुक्त मेजबान ढूंढने में थोड़ा और समय लगेगा और उसके बाद उसे अपनी साधना शुरू करने से पहले एक शरीर बनाना होगा। ये सब सोचते हुए अजाक्स को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी मां उनसे पहले ही स्वर्गलोक में पहुंच जाएगी। बेशक वह यही मानता था और साथ ही कहीं न कहीं उसके दिल में यह विचार भी था, क्या होगा अगर वह प्रणाली जिससे मां की आत्मा जुड़ी हुई है बहुत शक्तिशाली है और उसे बहुत जल्दी नया शरीर पाने में मदद करती है? क्या वह जल्दी ही स्वर्गलोक में नहीं चली जाएगी? खैर, अजाक्स ने उन विचारों को ये कहकर दूर कर दिया, यदि प्रणाली वास्तव में उस सीमा तक शक्तिशाली थी तो मुझे उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यथाशीघ्र दिव्य श्रेणी का फल ढूंढना है और अपनी साधना को दिव्य आत्मा साधना में परिवर्तित करना है। एक बार फिर अजाक्स को अपनी साधना के बारे में चिंता महसूस हुई और उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बेटा, चिंता मत करो, अब तुम अकेले नहीं हो। चूंकि दिव्य भोर क्षेत्र जल्द ही खुलने वाला है, इसलिए हम न केवल अपनी साधना बल्कि अपने अधीनस्थों को भी बेहतर बनाने के लिए कई साधना संसाधन एकत्र कर सकते हैं। अजाक्स के चेहरे पर भाव देखकर एरन ने उसे प्रेरित किया, जिससे अजाक्स के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। ये सही है, अब मैं अकेला नहीं हूँ।
मेरे पास एक जानकार पिता, एक शक्तिशाली पत्नी और एक स्वर्ग विरोधी प्रणाली है। अपने सभी धोखेबाजों के बारे में सोचते हुए अजाक्स की अपने भविष्य के बारे में चिंताएं गायब हो गईं और उसे राहत महसूस हुई। पिताजी, दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले हम तैरते हुए द्वीप में प्रवेश करेंगे, जहां आपके पास अपनी साधना को सुदृढ़ करने के लिए 7 वर्ष होंगे। अजाक्स ने तैरते द्वीप के बारे में संक्षेप में बताया, जिससे एरन ने अपना सिर हिलाया। उससे पहले भी हमें कुछ और करना है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने मन ही मन कहा, सासू माँ, अब आपकी नई क्षमता का उपयोग करने का समय आ गया है। सार विस्फोट। 5 तत्वीय विश्व के सम्राट के रूप में अजाक्स अपनी आवाज को मानक विश्व वृक्ष तक पहुंचा सकता था, जो 5 तत्वीय विश्व का संरक्षक बन गया। अपना विकास पूरा करने के बाद मानक विश्व वृक्ष में कुछ अच्छी क्षमताएं हैं, जिनका उपयोग अजाक्स ने अपने पिता द्वारा शरीर निर्माण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद करने की योजना बनाई थी। सास की शुद्ध सार विस्फोट की मदद से पिताजी अपनी साधना को मजबूत कर सकते हैं और मैं भी अपनी दिव्य आत्मा चेतना को भर सकता हूं। यही कारण है कि अजाक्स ने अपनी सास से उस समय इस क्षमता को सक्रिय करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे अभी इसका उपयोग करने के लिए कहा। इसके अलावा दुनिया के सभी पुनः संवर्धित जानवर और वन कल्पित बौने इस शुद्ध सार विस्फोट सत्र के साथ अपनी साधना में समग्र परिवर्तन से गुजर सकते हैं। यद्यपि शुद्ध सार विस्फोट का प्रभाव केवल 1 घंटे तक रहता है, ये दुनिया के सभी साधकों को उनकी बाधाओं और आंतरिक राक्षसों पर काबू पाने में मदद करता है। अजाक्स को लगा कि उस घंटे में 5 तत्वों की दुनिया एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरेगी, इसलिए वह उत्साहित थे और इसका इंतजार कर रहे थे। सभी लोग अगले 1 घंटे तक पूरी तरह से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। सियोना को उसकी क्षमता को सक्रिय करने के लिए सूचित करने के बाद अजाक्स ने अपने सभी अनुबंधित आत्मिक जानवरों को आवाज संचरण के माध्यम से सूचित किया कि वे अपने सभी जनजातियों को शुद्ध सार विस्फोट का पूर्ण उपयोग करने दें। साथ ही उन्होंने फादर, रेन और 100 वृद्ध साधकों से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। स्वूश। इससे पहले कि वे समझ पाते कि अजाक्स उनसे क्या कह रहा था, उन्होंने प्रकृति के शुद्ध सार का एक विस्फोट अपने शरीर से गुजरते हुए महसूस किया। इसका आधा हिस्सा निष्क्रिय रूप से उनके शरीर में प्रवेश कर गया, जबकि शेष आधा उनके शरीर से बाहर निकल गया। यदि वे ध्यान केंद्रित कर रहे थे और साधना कर रहे थे, तो वे प्रकृति के शुद्ध सार को पूरी तरह से अवशोषित कर सकते थे जो उनके शरीर से गुजर रहा था, और इसलिए उन्होंने अजाक्स से कोई भी प्रश्न पूछने में समय बर्बाद नहीं किया और वे बैठ गए और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। पिताजी, समय बर्बाद मत करो और सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने से पहले अपनी साधना को सुदृढ़ करो। यद्यपि एरन तैरते द्वीप पर अपनी साधना को सुदृढ़ कर सकता था, फिर भी अजाक्स को आशा थी कि उसके पिता तैरते द्वीप में प्रवेश करने से पहले सम्राट क्षेत्र के साधक बन जाएंगे। यदि ऐसा हुआ, तो उसके पिता के पास अपने साधक की आत्मा को तैरते द्वीप पर दिव्य शासन में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त समय होगा। इसलिए उसने अपने पिता से आग्रह किया कि वे समय बर्बाद न करें। हाँ, एड्स बाय पब फ्यूचर। एरन ने अपनी साधना शुरू करने के लिए पैर मोड़कर बैठने से पहले कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। एरन कुछ दिनों के लिए अपने शरीर का आदी होना चाहता था, हालांकि उसका बेटा पहले से ही उसे इसके लिए प्रेरित कर रहा था। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण के शुरुआती दिनों में ससुर जी उनके साथ बहुत सख्त थे। एरन ने अपने ससुर बोरोन को दोषी ठहराया, हालांकि वह जानता था कि यह बुरा नहीं था। इसलिए उसने कहा, चूंकि अब मेरा लक्ष्य स्वर्गीय क्षेत्र में जाने का है, इसलिए मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के अपने लक्ष्य को याद करते हुए एरन को अपनी प्रेरणा में वृद्धि मिली, क्योंकि उसने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे इस 1 घंटे का उपयोग अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को भरने के लिए करना चाहिए। अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को 1 लाख से अधिक इकाइयों तक उन्नत करने के बाद ये खाली हो गई, और भले ही इसने प्रकृति के दिव्य सार की दर्जनों इकाइयों को निष्क्रिय रूप से अवशोषित कर लिया, फिर भी अजाक्स को अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को भरने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की बहुत सारी इकाइयों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने बाकी साधकों के साथ बैठकर अपनी ईश्वरीय साधना तकनीक का प्रचार किया। स्वूश। जैसे ही उन्होंने अपनी साधना तकनीक सक्रिय की, 100 किलोमीटर के दायरे में प्रकृति का शुद्ध सार अविश्वसनीय गति से उनके शरीर में समा गया। यद्यपि अजाक्स प्रकृति के बहुत सारे शुद्ध सार को अवशोषित कर रहा था, लेकिन इससे अन्य साधकों की साधना की गति प्रभावित नहीं हुई, जिससे अजाक्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने इस समय वास्तव में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। स्वूश। डिंग। जेड ब्रेसलेट से साधना प्रभाव सक्रिय होता है और यह मेजबान को हर समय उसकी साधना में 10 गुना वृद्धि देता है। डिंग। शुद्ध सार विस्फोट से खेती का प्रभाव सक्रिय है और यह मेजबान को उसकी खेती में 100 गुना बढ़ावा देता है जब तक कि क्षमता सक्रिय है। डिंग। मेजबान की प्रभावी खेती की गति को संयुक्त किया जाए तो यह उसकी मूल खेती की गति से 1000 गुना अधिक है। डिंग। मेजबान ने 1 मिनट तक साधना की है और प्रकृति के दिव्य सार की 1 इकाई x 1000 बार अवशोषित किया गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर।
डिंग, मेजबान की दिव्य आत्म चेतना ने प्रकृति के दिव्य सार की 1000 इकाइयों को अवशोषित कर लिया है। जब अजाक्स अपनी साधना के प्रति गंभीर हो गया तो उसे सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं जो उसे उसकी साधना की गति के बारे में बताती थीं। केवल 1 मिनट में अजाक्स को प्रकृति के दिव्य सार की 1000 इकाइयां प्राप्त हुईं। वर्तमान स्थिति में, जहां शुद्ध सार विस्फोट सक्रिय था, 1000 इकाइयों को अवशोषित करना दूसरों के लिए कम लग सकता है, हालांकि ये प्रकृति का नियमित सार नहीं था। इसके बजाय ये प्रकृति का दिव्य सार था और प्रकृति के दिव्य सार की 1 इकाई प्रकृति के सार की 1 अरब या उससे भी अधिक इकाइयों के बराबर है। स्वूश, अजाक्स ने अपनी साधना नहीं रोकी क्योंकि वह शुद्ध सार विस्फोट का प्रभाव समाप्त होने से पहले अपनी दिव्य आत्मिक चेतना का कम से कम आधा भाग भरना चाहता था। जिस गति से वह प्रकृति के दिव्य सार को अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को आधे से थोड़ा अधिक तक भर सकता है। भले ही यह प्रकृति के दिव्य सार की 1 इकाई भी हो, यह मेरे शरीर को तंदुरुस्त करने में सहायक होगी। एकमात्र आवश्यकता जो अजाक्स को दिव्य शरीर साधक बनने से रोक रही थी, वह थी उसके शरीर को प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख इकाइयों से संयमित करना। इसका मतलब यह है कि अजाक्स को अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को 10 बार पूरी तरह से भरना पड़ा और अपने शरीर को संयमित करने के लिए प्रकृति के सभी दिव्य सार का उपयोग करना पड़ा। एक बार जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो मेरी ताकत में एक और परिवर्तन आएगा और मैं सम्राट क्षेत्र के साधकों से भी लड़ सकता हूं, जिन्होंने हाल ही में मेरे नंगे शरीर के साथ अपने दिव्य नियमों को जागृत किया है। इस बारे में सोचते हुए अजाक्स उत्साहित हो गया और उसने ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक का प्रसार जारी रखा। न केवल अजाक्स, बल्कि संपूर्ण पंचतत्वीय विश्व के सभी साधक और पुनः साधित जानवर वर्तमान घटना का पूरा लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। राजा क्षेत्र से नीचे के लोगों को अपने छोटे क्षेत्र में आसानी से प्रवेश मिल गया था और उनका मानना था कि कुछ ही मिनटों के बाद वे आसानी से राजा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जहां तक राजा क्षेत्र के साधकों का प्रश्न है, उनकी सफलता की गति अभिजात सामान्य क्षेत्र या श्रेणी 6 के जानवरों की तुलना में बहुत धीमी थी, तथापि वर्षों से उनकी साधना में बाधा डाल रही बाधाएं अंततः दूर हो गईं, क्योंकि उन्होंने सफलता के संकेत दिखाने शुरू कर दिए थे। अगले 1 घंटे तक पंचतत्व जगत में अनेक सफलताएं घटित होती रहीं और घटती रहेंगी, क्योंकि संपूर्ण विश्व आनंद और सुखद वातावरण से भर गया था। जहां तक गुप्त जगत से आए पुराने साधकों की बात है, वे सबसे अधिक प्रसन्न थे, क्योंकि यह उनका पहली बार था कि वे प्रकृति के ऐसे शुद्ध सार का अनुभव कर रहे थे। फिट रहना है तो बस ये 7 व्यायाम करें। अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें। उस समय, भले ही वे महान विश्व में थे, प्रकृति का सार पंचतत्वीय और विश्व के प्रकृति के नियमित सार से तुलनीय नहीं था। हालांकि अभी संपूर्ण पंचतत्वीय विश्व एक शुद्ध सार विस्फोट घटना से गुजर रहा था। अतः निस्संदेह यह महान विश्व की प्रकृति के सार के शिखर से कहीं बेहतर था, जिसे इन वृद्ध साधकों ने अपने जीवनकाल में कभी अनुभव नहीं किया था। चूंकि उनकी साधना पहले से ही अपने चरम पर थी, इसलिए एकमात्र चीज जिस पर ये पुराने साधक काम कर सकते थे वह थी उनके सम्राट क्षेत्र साधक की आत्माएं। ये आत्माएं बहुत पहले ही शिखर पर पहुंच चुकी थीं और उन्हें दिव्य शासन में बदलने के लिए पुराने साधकों से भारी धक्का की आवश्यकता थी। अभी अंततः उन्हें वह जोरदार धक्का मिल गया जिसकी इन पुराने साधकों को आवश्यकता थी और अब वे स्वयं को रोक नहीं पा रहे थे। स्वूश स्वूश, जैसे जैसे समय बीतता गया, एक के बाद एक बूढ़े किसान तेज रोशनी से चमकने लगे। यदि अजाक्स उन्हें देख लेता तो वह बता सकता था कि वे अपने सम्राट क्षेत्र के साधक की आत्माओं को सफलतापूर्वक दिव्य शासन में रूपांतरित कर रहे हैं। दिव्य नियम को जागृत करके ये पुराने साधक अजाक्स के लिए चीज़ों को आसान बना रहे थे, क्योंकि वह उन्हें उनके दिव्य नियमों के सम्मानित तत्व से संबंधित विशाल क्रिस्टल दे सकता था। इससे पहले उसने उन्हें विशालकाय क्रिस्टल नहीं दिए थे, क्योंकि वह उनके शरीर के बारे में चिंतित था जो अत्यधिक कुपोषित थे। कम से कम अजाक्स ने ऐसा सोचा था जब उसने उन्हें पहली बार देखा था। उसे डर था कि अगर उसने उन पर विशाल क्रिस्टल का प्रयोग किया तो शायद उनका शरीर दर्द सहन नहीं कर पाएगा और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह उन्हें विशाल क्रिस्टल देने से पहले उन सभी को दिव्य शरीर साधकों में बदलने की तैयारी कर रहा था। शुक्र है कि अजाक्स की सास ने एक ऐसी क्षमता जागृत की जो इन वृद्ध साधकों को अपने स्वयं के दिव्य नियमों को जागृत करने में मदद कर सकती थी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या अजाक्स अब भी इन पुराने साधकों को दिव्य शरीर साधक में बदलने की अपनी योजना पर काम करेगा, तो अजाक्स शायद उन्हें नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने पहले ही उस योजना के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली थीं। इसके अलावा इससे केवल लाभ ही होगा यदि वह योजना को पूरा कर सके और उन पुराने साधकों को दिव्य शरीर साधक बना सके। समय बीतता रहा और चूंकि सभी लोग अपनी साधना में पूरी तरह से लीन थे, इसलिए सभी को ऐसा महसूस हुआ कि 1 घंटा पल भर में बीत गया। हाँ, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। मैं स्तर 5 राजा दायरे जानवर तक पहुंच गया हूँ। बेटा, तुम्हारे पिता एक सम्राट राज्य जानवर बन गए हैं। ...
प्रकृति के शुद्ध सार के लुप्त होने का आभास होने पर सभी ने अपनी आंखें खोली और उत्साह से चिल्लाकर बताया कि उन्हें शुद्ध सार विस्फोट से क्या लाभ हुआ। सार सद्भाव। पंचतत्व जगत में हर कोई शुद्ध सार विस्फोट से प्राप्त लाभों से खुश था। उन्होंने उत्साहपूर्वक अपने परिवार और मित्रों के साथ अपनी साधना प्रक्रिया को साझा किया और जो सपने भविष्य में लगभग असंभव थे वे उन्हें बहुत संभव लगने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में और भी कठिन लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया। भले ही मैं सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ हूँ, मैंने अपने सभी साधक आत्माओं को शिखर राजा क्षेत्र में उन्नत कर दिया है। मुझे बस एक और अच्छी साधना की आवश्यकता थी ताकि मैं अपने साधक की आत्माओं को सम्राट क्षेत्र की आत्मा में बदल सकूं, क्योंकि मैं स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के मार्ग पर चल रहा हूं। एरन की साधना में कोई वृद्धि नहीं हुई, हालांकि वह उस साधना को मजबूत करने में सक्षम था जो उसने उन बहुमूल्य खजानों से प्राप्त की थी जिनसे उसने अपना नया शरीर बनाया था। इसलिए वह अपनी साधना से संतुष्ट था, क्योंकि वह जानता था कि जब भी वह चाहे सम्राट के राज्य में प्रवेश कर सकता है, बशर्ते वह अपनी साधना पर कुछ समय व्यतीत करे। डिंग। दिव्य आत्मा चेतना 73,000 बटा 1,10,000। दूसरी ओर अजाक्स भी अपने 1 घंटे के साधना सत्र से संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपनी दिव्य आत्मिक चेतना की जांच की थी। जब तक मैं दिव्य शरीर साधक नहीं बन जाता तब तक दिव्य आत्म चेतना की क्षमता को और नहीं बढ़ाऊंगा। अजाक्स ने पहले ही दिव्य शरीर साधना की अंतिम आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने शरीर को संयमित करने के लिए अपनी दिव्य आत्मिक चेतना में प्रकृति के दिव्य सार का उपयोग करने का निर्णय ले लिया था। यद्यपि दिव्य आत्मा साधक बनना मुख्यतः उसके भाग्य पर निर्भर था, किंतु दिव्य शरीर साधक बनना पूरी तरह से उसके हाथ में था। वैसे भी मैं फ्लोटिंग द्वीप में प्रवेश करने के बाद इन चीज़ों के बारे में सोच सकता हूँ। उन विचारों को दूर करते हुए अजाक्स ने पुनः साधना किए गए आत्मिक प्राणियों और दूर से उत्साहित वृद्ध साधकों को देखा और उन पर नजर डालने का निर्णय लिया। ऐसा लगता है कि पिता फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश करने के बाद सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि उनके नए शरीर के निर्माण के बाद किस स्तर की साधना तकनीक जागृत हुई। इससे पहले अजाक्स अपने पिता द्वारा जागृत की गई साधना तकनीक की जांच करना भूल गया था और उसने अन्य चीज़ों के साथ इसे भी जांचने का निर्णय लिया जिन्हें वह इस प्रणाली का उपयोग करके जांचना चाहता था। डिंग। किसान का नाम एरन। एड्स बाय पब फ्यूचर। साधना शिखर राजा क्षेत्र साधक। साधना तकनीक दिव्य सार सद्भाव स्तर 1 अर्धदेव स्तर। ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्य परिवर्तन से गुजरना साधकों के लिए सचमुच लाभदायक है। अपने नए शरीर पर धोखाधड़ी करने के बाद एरन ने जो साधना तकनीक हासिल की थी उसे देखकर अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ। दरअसल उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसके पिता के पास एक शक्तिशाली साधना तकनीक होगी, बशर्ते कि वह दिव्य परिवर्तन पूरा कर ले। लेकिन फिर भी अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ। सामान्यतः जब किसी साधक का आत्मा ओब एक नया शरीर बनाता है तो वे ज़्यादातर निम्न स्तर की वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो उन्हें एक नया शरीर बनाने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि यदि वे एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर एक नया शरीर बनाने में विफल रहे तो उनके आत्माओं अंततः शून्य में गायब हो जाएंगे। एरन के मामले में उससे समय की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी आत्मा एक शक्तिशाली खजाने जैसी प्रणाली से जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने बेटे की मदद से न केवल उसे अपने शरीर को बनाने के लिए कुछ उच्च स्तरीय और दुर्लभ सामग्रियां मिली, बल्कि उसे एक ईथरियल लोड सीड भी मिला जिसे ढूंढना लगभग असंभव था। उस ईथरियल लोड सीड के बिना एरन को अपनी साधना बिल्कुल शुरुआत से शुरू करनी पड़ी और उसे कुछ सहायक प्रकार की साधना तकनीकों के साथ साथ एक मुख्य साधना तकनीक भी सीखनी पड़ी। हालांकि ईथरियल लोड सीड की मदद से वह राजा क्षेत्र तक की साधना के थकाऊ रास्ते को छोड़ने में सक्षम था। वास्तव में मैंने सोचा कि पिताजी को उस साधना पथ का अनुसरण करना चाहिए जो व्यवस्था द्वारा सुझाया गया था, ताकि वे अपने शत्रुओं की तुलना में कम साधना क्षेत्र होने के बावजूद बहुत अधिक शक्तिशाली बन सकें। अजाक्स हमेशा से यही मानता था, क्योंकि सिस्टम हमेशा उसे अगले क्षेत्र में सफलता का सुझाव देता था और हर बार जब वह सफलता प्राप्त करता तो अपने साथियों की तुलना में वह अधिक मजबूत हो जाता। हालांकि उनके पिता ने कहा कि उस साधना पथ की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह अपने शरीर की रचना पूरी करने के बाद जागृत नई साधना तकनीक के साथ कुछ नया खोजना चाहते थे। अजाक्स ने अपने पिता के निर्णय का सम्मान किया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता के पास उससे कहीं अधिक अनुभव है। इसके अलावा उनके पिता इस सिस्टम के पिछले मेजबान थे और उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने पिछले 2 जन्मों में सिस्टम के निर्देशों का पालन किया था। यद्यपि उसने पहली बार ही बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी, फिर भी एरन को लगा कि उसे एक नया साधना मार्ग अपनाना चाहिए। उसकी साधना के साथ मैं उसकी साधना को दिव्य आत्मा साधना में नहीं बदल सकता, और यदि मैं ऐसा करने में सक्षम भी हो जाऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं दिव्य श्रेणी का फल कब पा सकूंगा। ये सोचते हुए अजाक्स ने इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि उसने गुप्त दुनिया के 100 पुराने साधकों को देखा। प्रणाली इनमें से कितने वृद्ध साधकों ने दिव्य नियमों को जागृत किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स को लगा कि इन 100 पुराने किसानों की जानकारी की जांच करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसने सिस्टम से कहा कि वह उन सभी को स्कैन करके उन्हें जानकारी दे।
डिंग। 100 वृद्ध साधकों में से 49 साधकों ने सफलतापूर्वक दिव्य नियमों को जागृत कर लिया है तथा उन सभी ने दिव्य अग्नि नियम को जागृत कर लिया है। 49 साधकों ने दिव्य नियमों को जागृत किया। अजाक्स एक क्षण के लिए चौंक गया जब उसने इतनी बड़ी संख्या देखी। यद्यपि यह आधे से भी कम था, फिर भी यह अजाक्स के लिए एक बड़ी संख्या थी क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पुराने साधक दिव्य नियमों को जागृत कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इन पुराने किसानों में युवावस्था में अच्छी खेती करने की प्रतिभा रही होगी। ये वह निष्कर्ष था जिस पर अजाक्स तब पहुंचा जब उसे पता चला कि उनमें से 49 लोग दिव्य नियमों को जागृत करने में सक्षम थे। हजारों वर्षों के बाद भी उनकी खेती में अधिक प्रगति न होने का एकमात्र कारण ये था कि जिस दुनिया में वे रहते थे वहां खेती के संसाधनों की कमी थी और इस मामले में बहुत बड़ा श्रेय एरन को जाता है। हालांकि किसी ने इसके बारे में शिकायत नहीं की क्योंकि एरन उस समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उन्होंने एक ही प्रकार के दिव्य नियम को क्यों जागृत किया, जो कि दिव्य ज्वाला नियम था, अजाक्स को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ये सभी 100 वर्षीय साधक एक ही साधना तकनीक का उपयोग करते थे और उनका केवल एक ही तत्व के साथ संबंध था, जो कि अग्नि तत्व था। अतः आने वाले दिनों में शेष बचे 51 पुराने साधक भी दिव्य ज्वाला नियमों को जागृत करेंगे। आप सभी को आपकी सफलताओं और साधना में प्रगति के लिए बधाई। अपने विचारों से बाहर आकर अजाक्स ने सभी को बधाई दी। धन्यवाद सम्राट अजाक्स। ये सब महामहिम और संरक्षक और विश्व की माता सियोना के लिए धन्यवाद था। पांचों तत्व जगत के नेता अजाक्स के करीब नहीं थे, तथापि वे अजाक्स के शब्दों को जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। जवाब में उन्होंने अजाक्स के साथ किए गए अनुबंधों का उपयोग करते हुए अपनी आवाज अजाक्स को प्रेषित कर दी। धन्यवाद मास्टर अजाक्स। धन्यवाद सर अजाक्स। पुराने साधक, विभिन्न जनजातियों के निम्न स्तर के जनजाति सदस्य जो अजाक्स के निकट थे, ने उसके सामने झुककर प्रणाम किया और अपने हृदय की गहराइयों से अजाक्स को धन्यवाद दिया। विश्व सम्राट का ये कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के लिए पर्याप्त कृषि संसाधन उपलब्ध कराए और मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सभी को उत्तर देते हुए कहा, यदि आप मेरे प्रति आभारी हैं तो बिना समय बर्बाद किए अपनी साधना और अपने पेशे के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करें। भविष्य में आप पंचतत्व जगत को पूरे ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली जगत बनने में मदद करेंगे। यद्यपि अजाक्स भाषण देने में अच्छा नहीं था, फिर भी उसके शब्दों से उसके कई प्रजाजन उत्साहित हो जाते थे और अपना सिर हिलाते थे। अब जाओ और थोड़ा आराम करो तथा अपने परिवारों के साथ अपनी साधना की प्रगति का जश्न मनाने के लिए कुछ समय बिताओ। जल्द ही अजाक्स ने अपने आसपास के सभी लोगों को उनके घर भेज दिया, सिवाय 100 बूढ़े साधकों, उसके पिता मोस्टर, जगलानाथ और रेन को छोड़कर। पिताजी, क्या हम आपके वफादार अनुयायियों को उनके दिव्य नियमों में सहायता करेंगे? सभी को भेजने के बाद अजाक्स ने उन्हें 100 वृद्ध साधकों द्वारा की गई प्रगति के बारे में बताया, जिससे वह बहुत उत्साहित हुआ। चलो ये करते हैं। एरन को पता था कि उसके बेटे के पास लाखों विशाल अग्नि क्रिस्टल हैं, जिनकी मदद से एक साधक आसानी से दिव्य ज्वाला नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकता है। इसलिए एरन ने बिना समय बर्बाद किए अजाक्स की बातों से सहमति जताई। जिन साधकों ने अपने दिव्य ज्वाला नियमों को जागृत किया है, कृपया आगे आएं। आगे बढ़ते हुए अजाक्स ने साधकों से आगे बढ़ने को कहा और अगले ही सेकंड में 49 बूढ़े साधक अजाक्स की ओर कुछ कदम बढ़ाकर रुक गए। इन चीजों को विशाल अग्नि क्रिस्टल कहा जाता है जो आपकी दिव्य ज्वाला के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। विशाल अग्नि क्रिस्टल के उपयोग के बारे में समझाते हुए अजाक्स ने इन 49 वृद्ध साधकों में से प्रत्येक को उनकी उत्साहित निगाहों के नीचे एक विशाल अग्नि क्रिस्टल दिया। जिस तरह से आप अपनी साधना के लिए आत्मा पत्थरों का उपयोग करते हैं, उसी तरह आप इन विशाल अग्नि क्रिस्टलों का उपयोग करते हैं और उन क्रिस्टलों में शुद्ध अग्नि ऊर्जा स्वचालित रूप से आपके शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे आपके दिव्य ज्वाला नियमों के जागरण प्रतिशत में वृद्धि होगी। इनका उपयोग करते समय कुछ दर्द हो सकता है, हालांकि आप प्राप्त होने वाली शक्ति के बदले में इसे सहन कर सकते हैं। अजाक्स ने विशालकाय ज्वाला क्रिस्टल वितरित करते समय उनके संबंध में कुछ और निर्देश दिए। खेती शुरू करो और मुझे देखने दो कि तुम्हारी प्रगति कैसी होगी। यद्यपि अजाक्स के लिए तैरते द्वीप पर जाने का समय नजदीक आ रहा था, फिर भी अजाक्स ये सुनिश्चित करना चाहता था कि बूढ़े साधकों को विशाल अग्नि क्रिस्टलों को अवशोषित करने में कोई परेशानी न हो। हालांकि अगले ही क्षण सभी 49 वृद्ध साधक दर्द से कराह उठे और उनकी खांसी से खून निकलने लगा। हिंसक प्रतिक्रिया, क्या हो रहा है? 49 वृद्ध साधकों को देखकर जो हिंसक रूप से खून खांस रहे थे, अजाक्स चिंतित हो गया और चिल्लाया, साधना बंद करो। उसी समय अजाक्स ने कुछ उपचारात्मक गोलियां निकालीं जो सम्राट क्षेत्र के साधकों पर भी प्रभावी थीं और उन्हें बूढ़े साधकों को दे दिया। पुराने साधक अजाक्स द्वारा विशालकाय अग्नि क्रिस्टलों को अवशोषित करने के लाभों के कारण साधना बंद नहीं करना चाहते थे, हालांकि भयंकर दर्द और खून की खांसी के कारण उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा। जल्द ही उन्होंने अजाक्स द्वारा दी गई गोलियां निगल लीं और अपने घावों को स्थिर करना शुरू कर दिया, साथ ही यह भी जांचने लगे कि उनके शरीर में क्या गड़बड़ है।
सिस्टम, इतनी हिंसक प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? मुझे मत बताओ कि इसका संबंध उनके शरीर से था। दूसरी ओर अजाक्स ने उसकी धारणाओं का अनुमान लगाते हुए सिस्टम से पुराने साधकों की प्रतिक्रिया के पीछे का कारण पूछा। अजाक्स को ऐसा महसूस हुआ कि यह उनके शरीर से संबंधित था, क्योंकि गुप्त दुनिया में प्रकृति के सार के साथ साथ खेती के संसाधनों की कमी के कारण उनके शरीर बहुत कमजोर थे। हालांकि अजाक्स अपनी धारणा से पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, क्योंकि पुराने साधकों ने दिव्य नियमों को जागृत कर लिया था, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर मजबूत हो गए थे, और यही कारण था कि अजाक्स ने उन्हें विशाल अग्नि क्रिस्टल दिए। डिंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक साधक के लिए दिव्य नियम के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने से स्वाभाविक रूप से शक्ति में वृद्धि होगी और उनके भौतिक शरीर में सुधार होगा। इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान साधकों के लिए दर्द का अनुभव करना अपरिहार्य था। डिंग उनका शरीर जितना मजबूत होगा, उनकी सहनशक्ति का स्तर उतना ही मजबूत होगा और वे उतनी ही तेजी से अपनी जागृति प्रतिशत को बढ़ा सकेंगे। डिंग यद्यपि पुराने साधकों ने दिव्य नियम को जागृत कर लिया था, फिर भी उनके शरीर दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। डिंग वास्तव में उनके शरीर इतने कमजोर थे कि शीर्ष सम्राट क्षेत्र साधक भी, जो अभी तक दिव्य नियम को जागृत नहीं कर पाए थे, उन्हें आसानी से हरा सकते थे। जल्द ही अजाक्स के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला गूंजने लगी, जिसमें बूढ़े साधक की हिंसक प्रतिक्रिया के पीछे का कारण बताया गया। दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाना एक दर्दनाक प्रक्रिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अजाक्स ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, तो फिर मेरे बारे में क्या? दैवीय नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के दौरान मुझे कभी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा इससे पहले जब सियोरा के दिव्य नियमों की जागृति प्रतिशत 50% तक बढ़ गई थी, तो उसके चेहरे पर कोई भी असहज भाव नहीं दिखा और वह पूरी तरह से ठीक थी। सिस्टम से प्राप्त उत्तरों से अजाक्स के प्रश्न पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए। इसके बजाय अजाक्स के दिमाग में प्रश्नों की संख्या दोगुनी हो गई। डिंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेजबान के शरीर में दिव्य आत्मिक चेतना है तथा उसका शरीर चेतन ज्वालाओं से तप चुका है। डिंग अधिक संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर के तपने का अर्थ है कि मेजबान का भौतिक शरीर मजबूत हो गया है और उसकी सहनशक्ति का स्तर भी बढ़ गया है। डिंग इसके अलावा चूंकि मेजबान के दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत उसकी वर्तमान साधना में 20% पर सीमित था, इसलिए उसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा और यही कारण है कि उसके दिव्य नियमों की अवधि अन्य साधकों और जानवरों के दिव्य नियमों की अवधि की तुलना में बहुत अधिक थी। तो ये दिव्य आत्मा चेतना के छिपे हुए प्रभावों में से एक है। अजाक्स ने पहले ही सोच लिया था कि इसका कारण यही है, क्योंकि यह उन मुख्य चीजों में से एक थी जो इस ब्रह्मांड में अन्य साधकों के पास नहीं थी, लेकिन अजाक्स के शरीर में थी। इसके अलावा जब उसने सोचा कि कैसे वह एक के बाद एक संवेदनशील ज्वाला के साथ अपने शरीर को संयमित कर रहा था और महसूस किया कि कैसे उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, तो अजाक्स ने स्वीकार किया कि जब वह अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विशाल क्रिस्टल का उपयोग कर रहा था, तो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। डिंग सियोरा के मामले में उसके दिव्य नियमों की जागृति प्रतिशतता आत्मज्ञान के कारण बढ़ गई थी, और इसे आत्मज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि मजबूत भौतिक शरीर न होने के बावजूद उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब अजाक्स एक के बाद एक बातें समझ रहा था, तो उसे एक और सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर उसने अपना सिर हिलाया। ज्ञान प्राप्ति बहुत कठिन है और केवल कुछ भाग्यशाली और चयनित साधक और आत्मिक प्राणी ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित उषा वेन्स के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। अब सबको पता है कि गिलफॉयल और डॉन जूनियर अलग क्यों हुए। अजाक्स को ज्ञान प्राप्त करने के महत्व का पता था और यह कितना कठिन होगा। यद्यपि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तथा हाल ही में सियोरा को भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु ये सब बाह्य संसाधनों के कारण ही संभव हुआ। इससे पहले अजाक्स ने सम्राट ग्रेड कीमिया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोफेशन अपग्रेड क्रिस्टल का उपयोग किया था, जबकि सियोरा के मामले में उसने विशेष विश्वफल खाया था जिससे उसे ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली थी। खैर, अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। जब विशालकाय क्रिस्टलों के प्रयोग से होने वाले दर्द के बारे में अजाक्स का संदेह दूर हो गया, तो उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और वर्तमान मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। चूंकि उनके शरीर अभी भी विशालकाय क्रिस्टलों का उपयोग करने के लिए बहुत कमजोर थे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उन्हें विशालकाय अग्नि क्रिस्टल देने से पहले अपनी योजना पूरी कर लेनी चाहिए। अजाक्स ने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वह सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। उसने आगे कहा, एक बार जब मैं उस योजना को पूरा कर लूंगा, तो शेष 51 पुराने साधक भी अपने दिव्य नियमों को जागृत कर सकेंगे और तब हर कोई विशाल अग्नि क्रिस्टल का उपयोग कर सकेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने पुराने साधकों से सभी विशाल अग्नि क्रिस्टल वापस ले लिए। यद्यपि 49 विशाल अग्नि क्रिस्टल अजाक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी वह नहीं चाहता था कि जब वह पंचतत्वीय दुनिया छोड़ेगा तो पुराने साधक गुप्त रूप से उनका उपयोग करें। एक साधक के रूप में कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली बनने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था और वह ऐसे अवसरों को जोखिम में डालने में संकोच नहीं करता था।
चूंकि अजाक्स के पास एक सुरक्षित योजना थी जिसके तहत वृद्ध साधक बिना किसी दुष्प्रभाव या दर्द के विशालकाय क्रिस्टल का उपयोग कर सकते थे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वे ऐसे जोखिम भरे काम करें। इसलिए उन्होंने उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ बातें कहने से पहले उनसे विशालकाय अग्नि क्रिस्टल वापस ले लिए। पिताजी, अब तैरते द्वीप में प्रवेश करने का समय हो गया है। क्या हम चलें? जब उसने बूढ़े किसानों के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया तो अजाक्स ने अपना सिर घुमाकर अपने पिता से पूछा, जिन्होंने उत्साह से अपना सिर हिलाया। चल दर, शीघ्र ही। अजाक्स सियोरा के पास गया और उसे तथा उसके पिता को रॉथ और स्पैरो के साथ आंतरिक दुनिया में भेज दिया तथा उसके बाद मेटल सम्राट की दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। तैरते द्वीप पर फिर से प्रवेश। चूंकि फ्लोटिंग आइलैंड में समय की वृद्धि थी, इसलिए अजाक्स अपने एलिमेंटल स्पिरिट्स और कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट्स के साथ इसका पूरा उपयोग करना चाहता था। इसके अलावा सियोरा और उसके पिता को इनर वर्ल्ड के अस्तित्व के बारे में पता है, इसलिए अजाक्स को उन्हें फ्लोटिंग आइलैंड पर लाने में कोई आपत्ति नहीं थी। महान मानव तत्व दुनिया के सम्राटों से प्राप्त पास के साथ अजाक्स अपनी आंतरिक दुनिया का उपयोग करके अधिक लोगों को हिला सकता था, और भले ही उसके पास बहुत सारे अनुयायी थे, वह अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में सभी को बताना नहीं चाहता था। इसलिए वह केवल सियोरा और उसके पिता को ही अपने साथ लाया, और जहां तक रावित और अन्य लोगों का सवाल है, वे उसके अनुबंधित आत्मिक जानवर माने जाते थे और आंतरिक दुनिया के अस्तित्व के बारे में पहले से ही जानते थे। स्वूश। ग्रेटर मेटल वर्ल्ड से संबंधित टेलीपोर्टेशन टोकन का उपयोग करते हुए अजाक्स ने फ्लैश के साथ ग्रेटर मेटल वर्ल्ड में प्रवेश किया और जल्द ही उसे मेटल सम्राट द्वारा चुन लिया गया। आप अंततः आ ही गए, विनाश के अग्रदूत। अजाक्स ने अपनी पहचान ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन सम्राट ड्रैवन, उनकी पत्नी और उनके बेटे को छोड़कर किसी को नहीं बताई। जहां तक अन्यों का प्रश्न है, वह भी इसका खुलासा नहीं करना चाहता था, तथापि अजाक्स जानता था कि बहुत जल्द ही वह अपना चेहरा प्रकट कर देगा और अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को चौंका देगा। फिलहाल अजाक्स को एक विशेष मुखौटे से ढका गया था जो दूसरों को अपनी आत्मिक चेतना का उपयोग करके उसका चेहरा देखने से रोक सकता था। बेशक भले ही वह एक सामान्य फेस मास्क का उपयोग करता है, लेकिन जिन साधकों के साथ अजाक्स ने अनुबंध और सौदे किए थे वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे, तो इसका कारण यह है कि कोई भी नहीं चाहता कि अजाक्स इस बहाने से अपने अनुबंध तोड़ दे, और यदि ऐसा हुआ तो सबसे अधिक नुकसान उन्हें ही होगा। सम्राट क्षेत्र के साधकों के रूप में जिन्होंने दिव्य नियमों को जागृत किया, उन्हें अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विश्वकोर की आवश्यकता थी। भले ही वे समय समय पर विशाल क्रिस्टल प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही इसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया था और उनके दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत में वृद्धि न्यूनतम थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक विश्वकोर का प्रश्न है, ब्रह्मांड में उनकी उपलब्धता कम है और ये 5 सम्राट बहुत शक्तिशाली नहीं थे तथा इन वस्तुओं के मामले में वे शीर्ष संप्रदायों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिए अजाक्स विश्वकोर प्राप्त करने में उनकी आशा थी और वे उम्मीद कर रहे थे कि अजाक्स भविष्य में और अधिक खेती के संसाधन निकाल लेगा। इसलिए वे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे अजाक्स के साथ उनके रिश्ते खराब हो जाएं। मुझे आशा है कि मैं समय पर आ गया हूं, है ना? अजाक्स ने धातु मानव सम्राट से, जो पहले से ही अजाक्स को टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर मार्गदर्शन कर रहा था, अनुरोध किया कि वह उन्हें तैरते द्वीप तक टेलीपोर्ट कर सके। उसी समय अजाक्स ने धातु मानव सम्राट को एक छोटा विश्वकोर दिया जो कि वह मुआवजा था जो उसे देना था। हाँ, आप समय पर हैं। धातु मानव सम्राट ने उत्साहपूर्वक छोटे विश्वकोर को ले लिया और बिना समय बर्बाद किए उसने फ्लोटिंग द्वीप पर टेलीपोर्टेशन सर्कल को सक्रिय कर दिया। 7 दिनों के बाद मिलते हैं। धातु मानव सम्राट। धातु मानव सम्राट व्यापारी का नाम था जिसे कल्टीवेटर ने चुना था, और चूंकि अजाक्स ने अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया था, इसलिए धातु मानव सम्राट ने भी अधिक विवरण साझा नहीं किए और यहां तक कि अजाक्स को अपनी महान दुनिया की जांच करने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी भी बरती। स्वूश। अजाक्स ने अपना हाथ हिलाया और ग्रेटर मेटल वर्ल्ड से गायब हो गया और फ्लोटिंग आइलैंड में प्रकट हुआ। ये जगह पिछली बार जब मैं फ्लोटिंग आइलैंड में आया था उससे बिल्कुल अलग दिख रही है। आसपास के वातावरण को देखकर अजाक्स को तैरते द्वीप के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अजाक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तैरते द्वीप की अपनी पिछली यात्रा की तुलना में पूरी तरह से अलग जगह पर आ गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1 मिनट रुको, ये सब धातु की चट्टानें हैं। अजाक्स ने आंतरिक दुनिया से किसी को नहीं बुलाया क्योंकि वह अपने आसपास की स्थिति की जांच करना चाहता था। फ्लोटिंग आइलैंड की अपनी पहली यात्रा के विपरीत अजाक्स इतना मजबूत था कि उसे किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। जल्द ही अजाक्स को चमकती चट्टानें मिली और वह बता सका कि वे चट्टानें धातुओं से बनी थीं, और अचानक उसे कुछ ख्याल आया। इससे पहले मैंने महान अग्नि जगत से तैरते द्वीप में प्रवेश किया था और प्रकृति का अग्निसार बहुत सघन था, और इस बार वहां धातुसार है। यद्यपि उसके चारों ओर अन्य 4 तात्विक तत्व मौजूद थे, फिर भी धातु तत्व का घनत्व अन्य 4 तात्विक तत्वों की तुलना में बहुत अधिक था। अतः
कुछ अवलोकनों और विचारों के बाद अजाक्स ने निष्कर्ष निकाला, ऐसा लग रहा है कि मैं तैरते द्वीप के एक बिल्कुल अलग हिस्से में हूँ। एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो अजाक्स ने क्षेत्र के इस हिस्से को धातु क्षेत्र और जिस क्षेत्र का उसने पहले दौरा किया था उसे अग्नि क्षेत्र के रूप में मानने का निर्णय लिया। अगर ऐसा ही है तो मुझे अपना बदला लेने में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक समय लगेगा। यद्यपि अजाक्स अपने पिता, पत्नी, अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं के साथ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फ्लोटिंग द्वीप में प्रवेश किया था, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य एवलीन नामक सुनहरे पंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से बदला लेना था। अजाक्स को ठीक से पता नहीं था कि अग्नि क्षेत्र उसके वर्तमान स्थान से कितनी दूर है, यहाँ तक कि उसे एक क्षण के लिए संदेह भी हुआ कि क्या अग्नि क्षेत्र में प्रवेश करना संभव है। चूंकि तैरते द्वीप के अधिकांश जानवर आदिम हैं और उनमें अधिक बुद्धि नहीं है, इसलिए मेरे पास करने के लिए केवल एक ही काम है और वह है इस धातु क्षेत्र के शासक को मारना। अजाक्स ने अपने पिछले दौरे में फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में जो बातें सीखीं, उनमें से एक ये थी कि फ्लोटिंग आइलैंड में अलग अलग नियम थे और उनमें से प्रत्येक इतना शक्तिशाली था कि अजाक्स खुद को उनके सामने प्रकट करने से डरता था। हालांकि अब 3 सप्ताह के छोटे से अंतराल में ही चीजें बदल गई हैं, जहां अजाक्स को शासकों को हटाने का पूरा भरोसा था। मैंने सिर्फ 2 शासक देखे हैं और मुझे नहीं पता कि इस फ्लोटिंग आइलैंड में कितने शासक मौजूद थे। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब तब मिल सकते हैं जब मैं एक शासक को नीचे उतार लूं। अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अजाक्स ने शासक को बुलाने और उसे खोजने की योजना बनाई। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को